हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम सबको पता है कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है एसएसटी की, वो इस साल कम्प्लीटली चेंज हुई है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी तक एनसीईआरटी आई भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में भी अभी जो है वो अनअवेलेबल है। तो हम ये कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आपकी इस दिक्कत को हम क्या करें, सॉल्व। ठीक है, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 9th, और इसका नाम रहेगा सोशल साइंस, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टूडेंट्स, से पहले प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस कंटिन्यूसली लाता रहूं और आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप लोगों की हेल्प करता रहूं। एक चीज़ वो और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर मैं, और वो ये है कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरी वीडियोस की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम लगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो स्पीड है बढ़ा सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की बेटा, इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें मेनली पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर कि मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस का मतलब क्या है ना। फिर पढ़ेंगे हम इसका स्कोप्स, फिर हम पढ़ेंगे इसका रेलिवेंस, फिर पढ़ेंगे हम इसकी गाइडिंग वैल्यूज़, है ना, और फिर लास्टली हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फॉर एन इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी जब हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको हम इंडिया से कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, एक्चुअली में क्या है, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ऐसा है कि चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के बारे में, वो एक अलग बात है, वो ना वो थ्योरेटिकल चीज़ है, बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में। सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्यों होती है? इसके इम्पोर्टेंट होने का रीज़न बेटा ये है कि ये आपको इंटेलेक्चुअल बनाती है ना, इंटेलेक्चुअल बनाती है आपको। खाली एक जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप अपने कज़न्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपनी फैमिली की कोई बैठी हुई है, मीटिंग बैठी हुई है, लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, है ना, तो गेट टुगेदर कोई चल रहा है फॉर एग्जांपल कोई, तो आप वहाँ बैठे हो और वहाँ पे कोई डिस्कशन चल रही है, तो अब आपके पास बाकी किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज हो, वो ठीक है, वो चलेगा, बट अगर आपके पास सोशल साइंस की प्रॉपर नॉलेज होगी ना, और आप उस जो, क्योंकि वो वहाँ पे कोई ना कोई डिस्कशन तो चलेगा ही चलेगा पॉलिटिक्स का, है ना। आपने यूजुअली देखा होगा आपके चाचा, पापा, मामा, ये सब जब लोग इकट्ठे बैठते हैं तो पॉलिटिक्स का कोई टॉपिक चलता ही चलता है, और जब आप कंट्रीब्यूट करोगे ना, तो एक्चुअल में ये माना जाएगा कि आपके पास एक्चुअल वाली नॉलेज है ना। तो सोशल साइंस आपको एक बड़ा नॉलेजफुल पर्सन बनाती है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना कंसंट्रेशन जो है वो सोशल साइंस पर रखेंगे, अगर आप ये चाहते हो कि आपके लिए भी लोग ये बोलें कि ये एक नॉलेज वाला इंसान है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपकी बुक क्या कहती है, हमारे को क्या सिखाएगी। तो पहला जो यहाँ टॉपिक है वो ये हमारे को बताता है कि मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस का मतलब क्या है। बोलता है ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर। देखिए, ये तो हम सबसे छुपी हुई बात है नहीं है कि जो इंसान होता है वो क्या होता है, सोशल बाय नेचर होता है। देखिए, ह्यूमन बीइंग इज़ आल्सो एन एनिमल, है ना, इंसान जो है वो भी एक जानवर है, बट क्या है, सोशल एनिमल है ना, सोशल एनिमल है। तो हम लोगों को जो बाकी जानवरों से जो चीज़ डिफरेंट करती है, क्या करती है, वो क्या चीज़ होती है, वो होती है हमारी सोशलनेस, है ना। हम लोग आपस में सोशली रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं, पूरी सोसाइटी के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के लिए सोचते हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। इस वजह से हम लोग जो होते हैं बाकी सब लोगों से डिफरेंट, बाकी सब सारी और एनिमल्स जो हैं उनसे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वही चीज़ हमारे को यहाँ बता रहा है कि ह्यूमन बीइंग आर सोशल बाय नेचर। तो हम लोग सोशल होते हैं, है ना। हम सब आपके जब आप स्कूल में जाते हो तो आपके ग्रुप्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, तो आप सोशल हो ना, तभी आपने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं। तो यही चीज़ यहाँ बता रहा है। आगे बोलता है फ्रॉम बर्थ ईच पर्सन बिकम्स पार्ट ऑफ अ फैमिली, है ना। जब आपका जन्म होता है तब से ही आप क्या होते हो, एक फैमिली में पैदा हो गए तो उसके पार्ट तो ऑटोमेटिकली हो गए। अब एक इंसान जब पैदा होगा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो किसी फैमिली में ही होगा ना।
पेड़ से तो टपकेगा नहीं, तो जब किसी फैमिली में पैदा होगा तो वो उसका पार्ट बन जाता है। एंड ग्रेजुअली becomes connected to wider groups such as neighbors, classmates, friends and co-workers। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा तो उसका जो ये ग्रुप है ना, जो ये ग्रुप होगा उसका सोशल ग्रुप जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले क्या होगा, अपने पड़ोसियों के साथ होगा, आपके दोस्त बनेंगे आपके मोहल्ले में, फिर क्या आपके क्लासमेट्स बनेंगे, फिर क्या आपके दोस्त बनेंगे, फिर आपके क्या होगा, आप जॉब करने लगोगे तो आपके कोवर्कर्स बनेंगे। तो ये सब आपका इंक्रीज़ होता रहता है, आपका ग्रुप जो है वो वाइडर होता रहता है। पीपल live in village, towns and cities where they depend on one another for safety, livelihood, learning and well-being। तो इंसान जो है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं वो साथ में रहते हैं ना, चाहे आप गांव की बात कर लो, चाहे आप कस्बों की बात कर लो, सिटीज़ की बात कर लो, वो साथ में रहते हैं। साथ में क्यों रहते हैं, तो साथ में इसलिए रहते हैं ताकि उनको एक दूसरे से क्या हो, सेफ्टी प्रोवाइड हो, है ना। वो क्या हो, वो एक मतलब एक दूसरे से सेफ्टी से, देखिए आप अकेले रह रहे हो, आपका घर कहीं अकेले जंगल में होगा और आपका घर फॉर एग्जांपल किसी मोहल्ले में है, तो दोनों जगह में डिफरेंस क्या होगा, रात को आपको वहाँ डर लगेगा ना, अकेले रह रहे हो, तो सेफ्टी प्रोवाइड होती है आपको जब आप साथ में रह रहे होते हो। उसके अलावा क्या होता है, लाइवलीहुड होता है, जब आप साथ में रह रहे हो आपको खाने पीने की चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी, आपको लर्निंग मिलेगी, दूसरे से सीखने को मिलेगा ना, वेलबींग होगा सबका। दे शेयर पब्लिक स्पेस एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, पार्क्स, वर्क प्लेसेस। तो ये सब आपस में ये सब चीज़ों को शेयर करते हैं। इंसान जब एक जगह सोशली एक विलेज में या सिटी में या टाउन में रह रहा होता है, ये सब चीज़ें तो शेयर करेगा ना। आप जिस रोड से जा रहे होगे बाकी लोग भी वहाँ से जा रहे होंगे, आपके जो पानी का सप्लाई आ रहा होगा वो बाकी के लोगों के लिए भी होगा, हॉस्पिटल्स भी आपके जो होंगे सब लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो शेयर करते हो आप ये सब चीज़ें। दे आल्सो शेयर आइडियाज़, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये सब चीज़ें भी शेयर करते हैं ना, लोगों के आइडियाज़ भी आपस में मिलते जुलते हैं, कस्टम्स जो होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनकी लैंग्वेज जो होती है, ये सब चीज़ें भी आपस में मिलती हैं। Because life is lived together, the actions of one person can affect many others. Social science is the study of these connections and shared arrangement। तो कह रहा है कि क्योंकि जो लाइफ जो इंसान होता है वो इकट्ठे रहते हैं ना, जो लोग हैं वो साथ में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हो सकता है कि कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम पर एक इंसान कोई जो एक्टिविटी करेगा उसका इम्पेक्ट क्या हो, बाकी सब पर भी हो, है ना। अगर आपके आसपास में किसी इंसान ने आग जलाई है, पोल्यूशन कर रहा है, तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा, आपके पूरे मोहल्ले पर होगा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ हम देख रहे हैं। आगे बात करते हैं सोशल साइंस की डेफिनेशन बाय स्कॉलर्स एंड ऑथर्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं सोशल साइंस की, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो आप अलग से भी कर सकते हैं। आगे बता रहा है कि सोशल साइंस स्टडीज़ सोसाइटी इन केयरफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे। अब सोशल साइंस क्या करती है, सोसाइटी को पढ़ती है ना। सोशल साइंस का एक्चुअल में रीज़न क्या है इसको पढ़ने का, सो डैट हम अपनी सोसाइटी के बारे में जान सकें कि वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है हमारी सोसाइटी, है ना। एक सिस्टमेटिक वे में हम उसके अपनी सोसाइटी के बारे में नॉलेज ले सकें। इट डज नॉट रिले ओनली ऑन पर्सनल ओपिनियन और अजम्पशंस, इट आस्क क्वेश्चंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंपेयर एविडेंस एंड बिल्ड एक्सप्लेनेशंस। It helps us to understand how people live together, how groups are formed, how rules and institutions develop, and how society changes over time। तो यहाँ पर यह हमारे को बता रहा है कि क्या, देखिए कि सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं तो ये खाली एक इंसान के ओपिनियन के ऊपर या फिर मेरे के ओपिनियन के ऊपर या आपके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सिर्फ आपका जो ओपिनियन है वही वही सही सच होगा, सोसाइटी के लिए वही सही होगा, तो वो गलत बात है, वो ऐसा नहीं होता है। ये आपको ये सिखाती है कि आपको क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करना है, आपको भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है ना। आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ करना स्टार्ट करना है, क्या सही है क्या गलत है, आपको ये चीज़ें खुद से अपने आप से एनालिसिस करनी पड़ेंगी। कि वो कैसे करोगे आप जब पढ़ाई करोगे, आपको जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप जब नए नए सोर्सेज से नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, तो आपको जब उससे नॉलेज मिलेगी, उससे क्या करोगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी जैसे ही, तो आपकी जो माइंड होगा वो उस के अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट करेगा और आपको समझ आएगा कि
ज़रूरी नहीं है कि लोग जिस चीज़ को गलत कह रहे हैं वो गलत ही हो, या लोग जिस चीज़ को सही कह रहे हैं वो सही ही हो, है ना। तो आपको सोशल साइंस ही ये चीज़ सिखाती है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, और हाउ पीपल, तो वही ये चीज़ बता रही है कि ये हमारे को ये समझने में कोशिश करती है कि लोग इकट्ठे कैसे रहते हैं, लोग साथ में कैसे रहते हैं आपस में, लोग ग्रुप्स कैसे बना लेते हैं, जो हम रूल्स बनाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे क्या मतलब हुआ, इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके स्कूल की बात कर रहे हैं या फिर आपके ट्यूशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का मतलब बेटा हुआ, समझ लीजिए जैसे आपके ये जो हाई कोर्ट्स हो गए, है ना, जैसे आपके पुलिस स्टेशंस हो गए, ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूशंस होती हैं ना, तो जो आपके लिए काम कर रही होती हैं। तो ये सब रूल्स, ये इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं, है ना। हाउ सोसाइटीज़ चेंजेस ओवर टाइम। तो आपकी सोसाइटी जो है, हो सकता है कि आज से 10 साल पहले एक अलग टाइप से काम कर रही हो, एक आज से 10 साल पहले हो सकता है वहाँ पर ईवी, जैसे अब ईवी गाड़ियाँ जो ईवी कार्स जो हैं वो नहीं चल रही थी, तो अब जो ईवी कार्स आ गई हैं, तब जो था, जो फ्यूल था वो हो सकता है कि प्रॉपरली डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वगैरह इस टाइप का हो रहा हो। अब जो है एथेनॉल जो है वो उसमें क्या होने लगा है, ब्लेंड होने लगा है। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आज से पहले जो सोसाइटी रही हो वही सोसाइटी आगे रहेगी, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, है ना। टाइम चेंज होता है, और चेंजिंग के टाइम के साथ क्या होता है, चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो आगे बात करते हैं। इट आल्सो एनकरेजेस टू थिंक अबाउट फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एग्जामिनिंग हु गेन्स फ्रॉम अ डिसीजन, हु लूजेस एंड वाई। तो ये हमारे को यही सिखाता है कि हम अच्छे से डिसीज़न ले सकें, हम ये चीज़ सोच सकें, हमारा माइंड ऐसा जो एनालिसिस कर सके कि क्या करने से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, है ना। तो हमें क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए। चलिए, social science can be understood as the study of two closely related aspects of human life. दो important aspects, closely related aspects हैं, उनके साथ क्या करती है सोशल साइंस, हमको समझने की कोशिश करते, उनको समझने की, हमें समझाने की, मतलब उनको हम समझ पाएँ इजीली, ये हमारे को सोशल साइंस उसमें हेल्प करती है। कैसे, कौन कौन से, पहले तो हम देखेंगे कौन कौन से दो क्लोजली एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ पीपल एंड देयर रिलेशनशिप, लोग और उनके जो रिश्ते हैं, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं। दिस इंक्लूड्स द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट एंड सपोर्ट वन अनदर इन एवरीडे लाइफ। इट कवर फैमिली लाइफ, कम्युनिटी लिविंग, है ना, सोशल कस्टम्स, रिलीजन, कल्चर, practices role, responsibilities, the pattern of behavior. For example, social science may explore how family make decision, how community celebrate festival, how different languages are used in public life, and or how सोशल रूल्स इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल कैन और कैन नॉट डू। तो यहाँ पर ये हमारे को ये बताना चाहता है कि सोशल साइंस इस चीज़ में हमारी हेल्प कैसे करती है। जब हम बात करते हैं लोगों में और उनके रिश्तों में, वो तो हमारे को यहाँ पर ये बताती है कि लोग जो हैं कैसे अपने जो हैं लोग अपने रिश्तों के साथ, अपने जो दोस्तों के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, है ना। लोग किस तरह से, एक सोसाइटी है वहाँ पर लोग कैसे जो है अपने जो है रिश्तेदारों के साथ या फिर अपने जो सोशल ग्रुप है उनका, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे को यहाँ सोशल साइंस बताती है। आगे बात करते हैं, दूसरा चीज़ क्या बता रही है। दूसरा चीज़ बता रही है कि सोशल साइंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें हम ये देखते हैं बेटा कि दिस इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दैट शेप हाउ सोसाइटी वर्क। तो ये हमारे को ये बताता है कि सोसाइटी वर्क कैसे करती है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, है ना। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है हर चीज़ का। देखिए, आपकी जो सोसाइटी है एक स्ट्रक्चर में काम कर रही है, ठीक है। एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको रेगुलेट करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको रेगुलेट करते हैं, जो आपके लिए रूल्स निकालते हैं। फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप वो देखते हैं कि आप उन रूल्स को अबाइड कर रहे हो, उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीका है। तो इस ऑर्गेनाइज तरीके में जो सोसाइटी काम कैसे करती है वो हमारे को यहाँ से पता चलता है। इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट, लॉ, कोर्ट्स, स्कूल्स, पुलिस, मार्केट्स, बैंक्स एंड लोकल बॉडीज़ इन्फ्लुएंस डेली लाइफ। तो ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं ना। तो दिस डिसाइड्स हाउ रिसोर्सेज आर शेयर्ड, हाउ पीपल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, एंड हाउ राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर प्रोटेक्टेड। तो वही चीज़ ये आपको बताता है कि रिसोर्सेज को कैसे लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, है ना। एक रोड को कैसे, आप रोड एक पर्टिकुलर कोई गली जा रही है आपके घर के पास से, तो लोग उस पर कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, उस पर गंदगी कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद फॉर एग्जांपल सोशल साइंस में स्टडी हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड,
how laws are made, how budgets affects public services, or how trade and prices influence what families और कैन अफोर्ड। तो यहाँ पर ये सब हमारे को बताता है कि सोशल साइंस ये बताती है कि इलेक्शंस के जब हम बात करते हैं कि इलेक्शंस हमारे, जैसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इलेक्शंस में ये गड़बड़ है, इलेक्शंस में वो गड़बड़ है, तो ये हमारे को सोशल साइंस हमारे को समझ होगी तो हम सही ढंग से जो उसका आंकलन कर पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे ना। नहीं तो हम तो भेड़ चाल का, अगर कोई बोल रहा है कि इलेक्शंस में क्या हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, तो हम भी मान लेंगे कि हाँ जी गड़बड़ी हो रही है। जब तक हमारे को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना उस चीज़ की, हम लोगों की बातें ही फॉलो करते रहेंगे। तो वो जो नॉलेज अगर हमारे को चाहिए, वो नॉलेज कैसे मिलेगी? वो मिलेगी जब हम सोशल साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे बात कर रहा है, एक सेकंड, हाँ आगे बात कर रहा है, सोशल साइंस डज नॉट ओनली डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स इन सोसाइटी, इट आल्सो आस्क व्हाई इट हैपन्स एंड व्हाट इट अफेक्ट्स ऑल। तो यहाँ पर ये बताता है कि खाली इस पे हमारे को फोकस नहीं करना होता है। सोशल साइंस हमारे को ये नहीं समझाती है कि आपको बस ये देखना है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, कैसे हो रहा है। हमारे को ये भी देखना होता है कि क्यों हो रहा है ना। अगर कोई चीज़ हो रही है आपकी सोसाइटी में, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ काम अच्छा भी हो रहा है, तो हमारे को ये नहीं देखना कि वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बस इतना देख के ख़त्म कर देना है उस बात को। पर उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो क्यों अच्छी हो रही है, या कोई चीज़ बुरी हो रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है ना, उसके रूट्स क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे सोसाइटी पर। इट लुक्स फॉर कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये हमारे को क्या बताता है? रीजंस बता रहा है यहाँ पर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है, उसके इफेक्ट्स बता रहा है। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पैटर्न सच एज वाई सम रीजन्स डेवलप फास्टर देन अदर, वाई सम कम्युनिटीज़ हैव बेटर एक्सेस टू क्लीन वाटर। तो यहाँ पर ये हमारे को क्या बताना चाहता है? इस पैरा में ये हमारे को एक्चुअल में ये बताना चाहता है कि सोशल साइंस से हमारे को ये चीज़ें समझ आती हैं जब कि प्रॉब्लम्स क्या हैं सोसाइटी की। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे हमारे को क्या बताता है कि खाली अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है सोसाइटी में, है ना, तो वो चीज़ क्यों अच्छी हो रही है, उसका रीज़न क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। सिमिलरली हमारे को यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, जो सोसाइटी ज़्यादा अच्छे डेवलप हो रही है ना, जो फास्टर पेस से जो डेवलप हो रही है, वहीं पर आपके आसपास में कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर अभी भी बड़ी बुरी हालत है ना जहाँ पे रोड्स बुरी हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के वो ख़राब हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करेगा। अगर आप सोशल साइंस पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि ऐसा ये डिफरेंस जो है, ये एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। Consider a situation where some children find it easier to complete schooling than others. तो अब कह रहा है कि आप एक सिचुएशन कंसीडर करो, एक सिचुएशन ले लो जहाँ पर क्या है कि एक कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, उनके लिए जो है अपनी स्कूलिंग जो कंप्लीट करना, अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट करना वो इजी है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए ये चीज़ जो है वो इजी नहीं होगी। तो अब इस सिनेरियो में सोशल साइंस, अगर आप एक स्टूडेंट हो गए, सोशल साइंस के स्टूडेंट हो गए, तो आपको सोशल साइंस क्या समझाने की कोशिश करेगी? आपको कुछ दिमाग में क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे। कैसे क्वेश्चंस? आर स्कूल लोकेटेड फार फ्रॉम सर्टेन विलेज और सेटलमेंट। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर एक एरिया है कि जहाँ पर लोग बच्चों के लिए पढ़ाई जो है, जो स्कूल जाना, स्कूलिंग कंप्लीट करना ईजी है, तो उसका क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं? या तो आपको अब लगेगा कि इसके साथ रिलेट कैसे कर सकते हो, ये इसके साथ आप रिलेट ऐसे करोगे, अगर स्कूल तो किसी एरिया के पास है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के बच्चे जो होंगे ईजिली जो होंगे वो जा सकते हैं ना, उनके लिए एक्सेसिबल रहेगा, वहाँ स्कूल पहुँचना इजी रहेगा। अगर दूर होगा तो बच्चों के लिए हो सकता है कि मुश्किल हो वहाँ जाना, और इस वजह से बच्चे जो हों वो नहीं जा पा रहे हो। तो एक तो हम आपको ये एक आइडिया मिल जाएगा। दूसरा क्या मिलेगा? डू फैमिलीज़ हैव इनफ इनकम टू अफोर्ड यूनिफॉर्म, बुक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको लगेगा कि फैमिली गरीब है, अमीर है ना, हो सकता है फैमिली अमीर हो जो बेच सकती हो, और वहीं पर हो सकता है फैमिली गरीब हो जो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती हो कि बच्चे उनके जो है स्कूल जाएँ, उनकी फ़ी दें, उनकी यूनिफॉर्म दें। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी इस केस के साथ। तीसरे क्या है? डू हिस्टोरिकल एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और सोशल डिस्क्रिमिनेशंस अफेक्ट पीपल्स अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल मोबिलिटी। तो यहाँ पर बता रहा है कि कुछ ऐसी दिक्कत भी रही हैं जो हिस्टोरिकल दिक्कत रही हैं ना, भेदभाव रहे हैं कुछ ऐसे, जिनकी वजह से क्या हो सकता है कि बच्चों के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ कम हो सकती हैं। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन हो एक सोसाइटी में हमारी जिनके बच्चों को स्कूल में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता हो, है ना, तो कुछ ऐसा दिक्कत भी हो सकती है। डू गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट ऑल सिटीजन इक्वली इंक्लूडिंग गर्ल्स,
एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। अब गवर्नमेंट ने जो है ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जो सब बच्चों के लिए क्या है वो उनको अपॉर्चुनिटी दे रही हो कि वो स्कूल जाएं। फॉर एग्जांपल आप लड़कियों की बात करो, लड़कियों के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स बनाई हैं। अब देखो बहुत सारी गरीब फैमिलीज होती हैं जो ये सोचती हैं कि चलो पढ़ाई करवानी ही है बच्चे को तो लड़के को करवा दो, लड़की को जो है उसको तो शादी करवा के आगे भेज देना है, उसको क्यों करवानी है। अभी भी कुछ ऐसी फैमिली है और वो, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनकी भी मजबूरी हैं। मजबूरियाँ क्यों हैं? वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है ना। तो अब वो बड़ी मुश्किल से एक ही बच्चे को पढ़ा सकते थे, तो उन्होंने कहा चलो लड़के को पढ़ा दो, लड़का पढ़ लेगा तो कल को फैमिली को संभाल लेगा। तो अब यहाँ पर जो है माइंडसेट ऐसा हो चुका है लड़कों का, लोगों का, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जहाँ पर लोग जो हैं इंकरेज हो, लोगों को ये लगे कि नहीं यार हम लड़की को भेजेंगे तो हमारे मुफ्त में काम हो जाएगा, हमारे को उसके लिए पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट लाएगी, जैसे अभी गवर्नमेंट काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ बात भी करती है, सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब चीज़ें जो लाई हुई हैं। तो यहाँ पर वही कह रही है कि गवर्नमेंट क्या करे, ऐसे स्कीम्स रहे जहाँ पे लड़कियों के लिए इजी हो, जो बच्चे जो हैं डिसेबिलिटी के साथ हैं, है ना, उनके लिए ये चीज़ें इजी हों। These questions shows the social situation usually have more than one causes, है ना। तो एक से ज़्यादा रीजंस जो होते हैं सोशल सिचुएशन में होते हैं ना, कोई एक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। यहाँ पर हमने क्या देखा है, मल्टीपल चीज़ें हमने देखी। तो वही चीज़ कह रहा है कि खाली आप ये मत सोचो कि एक अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या एक चीज़ अच्छी हो रही है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। और ये चीज़ आपको समझने में कौन हेल्प करेगा? सोशल साइंस करेगी। ये सिंगल इशू कैन हैव ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल रीजंस एट द सेम टाइम। तो ये सब जो रीजंस रह सकते हैं ना। उसके बाद सोशल साइंस हेल्प्स अस टू कनेक्ट दीज रीजंस एंड डेवलप अ फुलर अंडरस्टैंडिंग। तो ये सोशल साइंस ही आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी कि ताकि आप इन सब चीज़ों को जो है कलेक्टिवली समझ सको, है ना, और इनका सोल्यूशन निकाल सको। बाय स्टडिंग सोशल साइंस वी ब्रिंग टू सी दैट सोसाइटी इज़ नॉट फिक्स्ड। तो अब सोसाइटी जो है हर जगह सेम नहीं है ना, फिक्स नॉट फिक्स। एक जगह की अलग सोसाइटी, दूसरी जगह की अलग है। इट इज़ शेप्ड बाय ह्यूमन चॉइसेस एंड एक्शंस। पीपल क्रिएट रूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशंस एंड पीपल कैन आल्सो इम्प्रूव देम। लोगों ने ही क्या किया है, रूल्स बनाए हैं, लोगों ने क्या इंस्टीट्यूशंस बनाए, लोगों ने ही ट्रेडिशंस बनाए हैं, और ये लोगों पर ही जिम्मेदारी आती है कि क्या करें, उनको टाइम टू टाइम क्या करें, इम्प्रूव करते रहें। I'm sorry. This अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो इस अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं उनकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का ही होते हैं जो समाज में बदलाव लाते हैं ना। वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ही होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं कुछ गलत काम के लिए, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। ठीक है। इट हेल्प्स अस टू डेवलप अवेयरनेस about society and prepare us to make informed decision in our own daily life। तो ये हमारे को सोशल साइंस ही हेल्प करती है कि हम क्या करें, सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए अवेयर हो जाए, है ना, और अपने लिए जो अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकें। आगे देखते हैं आगे क्या बताती है। अब आता है बात यहाँ पर स्कोप ऑफ सोशल साइंस। ठीक है बेटा। अब स्कोप ऑफ सोशल साइंस में क्या हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे को बताता है द स्कोप ऑफ सोशल साइंस रेफर्स टू द वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस एंड एरिया इट स्टडीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी। मतलब सोशल साइंस क्या करता है, स्कोप क्या मतलब ये हुआ कि हमारे को क्या इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करें। अब देखिए, आप जब सोसाइटी को देखते हो ना तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, उसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस एरिया इन स्टडी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी। तो अब आपको वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जब आप सोसाइटी की बात करते हो तो आपको एक चीज़ या एक सोल्यूशन या एक प्रॉब्लम नहीं आपको मिलती है, मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। तो उन सब के बारे में आप जो कलेक्टिवली सोच सको ना, उन सब के बारे में जब आप सोचोगे तो उसकी हम बात करते हैं, उसको हम बोलेंगे स्कोप ऑफ सोशल साइंस। जब आप एक मतलब समझ लीजिए, आपकी सोसाइटी में बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं, उन सब के बारे में जब आप सोच रहे हो, उन सब के बारे में जब आप कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे स्कोप ऑफ सोशल साइंस। ह्यूमन बींग्स लिव इन communities, depends on nature and resources, earn livelihood, follow rules and participate in collective decision making। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं क्या करते हैं,
वो कम्युनिटीज़ में रहते हैं, साथ में रहते हैं ना, नेचर पे डिपेंड होते हैं, रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं, और क्या करते हैं अपना जो होता है दिन दिहाड़ी का जो मतलब कमाई करते हैं, जो रोज़गार उनका होता है, जो उनके रूल्स को फॉलो करना होता है, और क्या करते हैं, और वो कलेक्टिवली क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि उनके सोसाइटी में कैसे चीज़ें होंगी, है ना, लोग इकट्ठे डिसीजन लेते हैं ना। उसके बाद बिकॉज these aspects of life are closely connected, no single subject can explain society fully। तो कह रहा है कि अब यहाँ पर हमने जो बात की है कि हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, हम पैसों पे डिपेंडेंट हैं, हम नेचर पे डिपेंडेंट हैं, हम कलेक्टिव डिसीजंस में लेते हैं, तो ये सब चीज़ें जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे, है ना, एक सिंगल सब्जेक्ट से अगर आप बोलोगे कि आप सोसाइटी को फुल्ली आप समझ पाओगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। कैसे देखते हैं कैसे। सोशल साइंस देयरफॉर ब्रिंग्स टुगेदर सेवरल डिसिप्लिन्स टू बिल्ड अ फुलर पिक्चर ऑफ सोसाइटी एंड टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आप देखो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि मल्टीपल चीज़ें हैं सोसाइटी में ना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, तो उन सब चीज़ों को आप जो है वो एक चश्मे से नहीं देख सकते हो, है ना। एक चश्मे से आप बोलोगे कि आप पैसों को भी देख लो, एक चश्मे से आप जो आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम है उसको देखो, आपके ज्योग्राफी को देखो, आपके सोसाइटी को देखो, वो नहीं होता है। तो इन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ना पड़ेगा, है ना। इन सब के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको इन सब के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। एट द स्कूल लेवल सोशल साइंस इज़ कॉमनली ऑर्गेनाइज अराउंड 4 कोर डिसिप्लिन्स। तो अगर आप स्कूल लेवल की बात करो तो ये जो हमने सब्जेक्ट्स की बात की है, जो डिसिप्लिन्स की बात की है, ये 4 मेन डिसिप्लिन्स हैं। कौन कौन से? जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। आगे बात करते हैं। दीज डिसिप्लिन्स हैव डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस एंड मेथड्स येट दे ओवरलैप इन रियल लाइफ। तो कह रहा है कि इन जो सब डिसिप्लिन्स की हमने बात की, इन सब के अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, अपने अपने क्वेश्चंस हैं, है ना, अपने अपने जो तरीका है इनको पढ़ने का। पर फिर भी क्या होता है, ये रोज़मर्रा की हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी डेली लाइफ है, उसमें क्या करते रहते हैं, ये आपस में ओवरलैप करते रहते हैं, है ना। हो सकता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया की आप बात कर रहे हो, वहीं पर आप ये भी बात कर रहे हो कि वो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जो मैगी वाला काम करेगा, मैगी के जो एक रेहड़ी होगी या फिर दुकान होगी, वहाँ पर क्या होगा, उसकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें ओवरलैप कर रही है ना, एक ज्योग्राफी की भी बात भी हो रही है और सोर्स ऑफ इनकम की यानी इकोनॉमी की बात भी हो रही है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि आपस में क्या करती रहती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ओवरलैप करती रहती हैं। तो आगे बात करते हैं। जब आप कहता है कि कहाँ यहाँ सोशल साइंस बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन वी कनेक्ट आइडियाज़ अक्रॉस दीज एरियाज़ एंड यूज़ एविडेंस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस टुगेदर। तो ये सब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है सोशल साइंस के, एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सब आइडियाज़ को इकट्ठा करें, इन सब के एविडेंस जो हमारे पास हैं, इनके सबूत जो हैं, जो हमारे पास जो भी नॉलेज है इन सब के रिलेटेड, उन सबको इकट्ठा करें। किस किस के बारे में, सोसाइटी के बारे में हम बात कर लें, हम इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लें, इकॉनमी के बारे में बात कर लें, हम गवर्नेंस के बारे में बात कर लें, इन सबको इकट्ठा करें और यूज़ करें। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे, आप या फिर कुछ बच्चे जियोग्राफी भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हम इसको एज ए डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो क्या होता है। तो कह रहे हैं कि ज्योग्राफी स्टडीज़ द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसको कैसे पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं ज्योग्राफी में, मेन क्या चीज़ होती है, हम अर्थ को पढ़ते हैं ना। और अर्थ की जब हम बात करेंगे, अर्थ में क्या देखते हैं कि हम देखते हैं अर्थ को क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या पढ़ने का, क्योंकि अर्थ जो है एक्चुअली वो होम है किसका, हम लोगों का, हम ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लैंड फॉर्म्स। ये हमारे को किस चीज़ में समझने में हेल्प करती है, लैंड फॉर्म्स को समझने में हेल्प करती है, क्लाइमेट को समझने में, रिवर्स को, सॉइल को, फॉरेस्ट को, रिसोर्सेज को, ये सब हम चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम इट स्टडीज़ हाउ पीपल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, हाउ दे यूज़ द इन्वायरमेंट। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि एक इंसान पहाड़ पर रह रहा है तो वो कैसे रह रहा है, उसका
रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे, लाइफस्टाइल कैसा है। एक इंसान जो है वो अंटार्कटिका में रह रहा है, आर्टिक एरिया में रह रहा है, पोलर रीजन्स में रह रहा है, वो कैसे रह रहा है। एक एरिया इक्वेटर में रह रहा है, कैसे रह रहा है ना। ये सब चीज़ें हम कैसे, कहाँ से देखते हैं, ज्योग्राफी से देखते हैं। फिर आगे कहता है ज्योग्राफी आंसर्स क्वेश्चन सच एज व्हाई डू सम पीपल रिसीव मोर रेनफॉल देन, तो कुछ एरियाज़ में ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ में कम हो रही है। वाई आर सम रीजन्स डेंस, कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कुछ में बहुत कम पॉपुलेशन है। हाउ डू क्लाइमेट एंड सॉइल इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, तो कहीं हम ये देखते हैं कि बारिश होने से या नहीं होने से, बारिश के ज़्यादा होने से या कम होने से क्या हो रहा है, किसी जगह के एग्रीकल्चर पे कैसा इम्पेक्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें, उसकी जो मिट्टी है वहाँ की, उसका इम्पेक्ट, तो ये सब चीज़ें हम ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी हेल्प्स us see that human life is closely linked to physical condition। तो हम लोगों को ये समझ आता है यहाँ पर कि हमारी जो फिज़िकल कंडीशन है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उससे हमारी क्या है, हमारी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। ज्योग्राफी से ही हमें समझ आता है ना। अगर आप एक गर्म एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, ह्यूमिड एरिया में रह रहे हो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। अगर आप कहीं सर्दी वाले एरिया में रह रहे हो तो सर्दी, तो ये सब चीज़ें मतलब बताने का ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ज्योग्राफी से ही हमें ये जो फिज़िकल कंडीशंस हैं और ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये सब चीज़ें समझ आती है। फॉर एग्जांपल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन अ ड्राई रीजन ऑफर्स डिफर फ्रॉम दोज इन रीजन्स विद, मतलब वही बात आ गई, इस पर क्या रिपीट करना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसे एरिया में फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो जहाँ जो ड्राई एरिया, फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में कर रहे हो, तो वहाँ का एक अलग जो होगा आपको तरीका होगा एग्रीकल्चर करने का एज़ कम्पेयर टू आप इसी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में कर रहे हो जहाँ पे बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उनके बारिश रेनफॉल रिसीव होती है, तो वहाँ पर एक अलग तरीका होगा एग्रीकल्चर करने का। सिमिलरली कोस्टल रीजन्स का अलग सिस्टम होगा फिशिंग करने का, है ना। ये सब चीज़ें हमारे को ज्योग्राफी बताती है। ज्योग्राफी आल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। तो ज्योग्राफी इसमें भी हमारे को हेल्प करती है कि जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं, हमारे को प्रॉब्लम्स होती है, इन्वायरमेंटल दिक्कत आती है ना, फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो ये सब में भी हमारे को समझने में हेल्प करती है। पोल्यूशन वगैरह को, ये सब चीज़ें में हेल्प करती है और हमारे को क्या करती है, नॉलेज देती है कि हम जो ये दिक्कत है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, इनको रिड्यूस कैसे करें, इनका रिस्क कैसे रिड्यूस करें, है ना। इट एनकरेजेस द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी बिकॉज इट शोज दैट केयरलेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कैन हार्म पीपल, बोथ पीपल एंड नेचर। तो इससे क्या होगा, हमको ये चीज़ समझने में आएगी, मतलब हम लोगों के समझ में ये चीज़ आएगी कि हमारी कौन सी एक्टिविटी से या कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से जो बैड इम्पैक्ट आएगा ना, जो हार्मफुल इम्पैक्ट आएगा, किस पे आएगा, लोगों पर भी आएगा और एज वेल एज नेचर पर भी आएगा। अब हम यहाँ देखेंगे हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री हम लोगों को क्या सिखाती है, हिस्ट्री स्टडीज़ द पास्ट। हिस्ट्री से हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं, पास्ट टाइम को पढ़ते हैं, बट इट्स पर्पस इज़ नॉट ओनली टू रिमेंबर डेट्स एंड ऑल थिंग्स। तो पर इसका मतलब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब आप लोग हिस्ट्री से समझते हो कि बस आपको क्या करना है, पुराने टाइम के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री से सिर्फ आपको ये देखना है कि पुराना राजा कौन सा, फलां राजे ने कौन सा राज्य था, कौन से टाइम पीरियड में था वो, इस बस ये आपको फोकस नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी has changed over time and why the present is shaped the way it is। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, हिस्ट्री से आप सीखते हो कि आपकी जो सोसाइटी है वो किस तरह से पहले से अभी चेंज हुई है ना। फॉर एग्जांपल आपके जो पास्ट टाइम पर जो बैलगाड़ियाँ चलती थी, कार्स होती थी ना, और आज के टाइम पर क्या है, आपके पास इंजन्स हैं, इंजन कार्स हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता और क्या हो रहा है, चेंज क्या आ रहा है, अब ईवी कार्स आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये कैसे चेंज हो रही हैं, इनका रीज़न क्या चेंज होने का, है ना। और इसके अलावा क्या, वाई द प्रेजेंट इज, और मतलब कि आज का जो समय है वो आज जैसा समय है क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या रहा। मतलब कि अगर हम एग्जांपल लेके बात करें, वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दी थी कि पहले बैलगाड़ियाँ होती थी या टांगे होते थे, तो लोग उस पर जो होते थे ट्रैवल करते थे, पर फिर लोगों को लगा होगा कि ये चीज़ जो है ये बड़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपको दूर जाना होगा तो उसके लिए कई दिन लग जाएंगे। तो फिर आप किस में शिफ्ट हुए, आप आए इंजन मशीनरीज की तरफ। तो इस वजह से जो था ये चीज़ें चेंज हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना।
तो अब आपको मतलब कि यहाँ पे पास से हिस्ट्री से क्या सीखते हो, पास्ट से क्या सीखते हो? पास्ट से आप ये सीखते हो कि आपकी जो गलतियाँ हुई होंगी पास्ट में, उनसे आप सीखो और उनको आप करेक्ट करो, वापस रिपीट नहीं करो इन फ्यूचर, है ना, या प्रेजेंट में। हिस्ट्री एक्सप्लोर्स पीपल एंड देयर लाइव्स इन डिफरेंट पीरियड्स, मतलब अलग अलग समय में कैसे लोग रहे, उनका रहन सहन कैसा था। सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, सोशल की, सोसाइटी की और कल्चर की डेवलपमेंट कैसे हुई। द राइज एंड फॉल ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग टाइम पर आए और अलग अलग टाइम पर चले गए, वो कैसे कैसे आए और कैसे गए। आई एम सॉरी। मेजर इवेंट्स एंड चेंजेस, मूवमेंट्स फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, मतलब आप अपने फ्रीडम के लिए या जस्टिस के लिए, ये सब चीज़ें हम पास से देखते हैं। हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट टुडे सोसाइटी डिड नॉट अपीयर सडनली, है ना। आज जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं एकदम से कोई उभर के नहीं आ गई है। मैनी प्रेजेंट डेज इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस हैव डेवलप ओवर लॉन्ग पीरियड, तो इन जो आज हमारे लिए सुविधाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हम लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ को ईजी कर रहे हैं, है ना, वो कोई एकदम से नहीं आए हैं, है ना। उनके लिए बहुत लंबे पीरियड से वो क्या हुआ है, उनके लिए स्ट्रगल हुआ है, तभी वो आए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टडी इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल वी लर्न अबाउट आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड राइट्स। दीज आइडियाज़ लेटर इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम बात करते हैं अपने फ्रीडम की, है ना, इंडिया के फ्रीडम की, जब फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, फ्रीडम फाइट की बात करते हैं, तो हमें ये समझ आता है कोई उस टाइम कौन से मेन आइडिया थे जहाँ पर लोगों का जो फोकस होता था, जस्टिस होता था, इक्वालिटी होता था, राइट्स होता था, है ना, ये सब चीज़ों पर लोगों का फोकस होता था। और बाद में यही तीनों चीज़ें या फिर इनके जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें मिली और इनसे हम लोगों ने क्या बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें इन सब चीज़ों को क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया, डाला, ठीक है। हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न इंडिया। तो ये हिस्ट्री से हमें समझ आता है कि आज हम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया में, है ना। इंडिया में जब हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जो बात करें वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने बहुत लंबे टाइम तक क्या किया, हमने पास्ट में जो था लोगों की मतलब हम लोगों को ऑलमोस्ट पहले किसी इन्वेडर ने, है ना, फॉरेन इन्वेडर ने, बाद में किसी इन्वेडर ने जो था इंडिया में ऑक्यूपाई करके रखा, हम लोगों को राइट्स नहीं दिए, हम लोगों को फ्रीडम नहीं मिली। तो वो सब चीज़ें जो थी, हम लोग जो थे काफ़ी लंबे समय तक हम तड़पते रहे और फिर के इवेंचुअली हमने क्या किया, अपनी आवाज़ उठाई और हम लोगों के दिमाग में आया कि डेमोक्रेसी जो ही है वो ही हम लोगों के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो हम लोगों को कैसे समझ आया, क्योंकि हमने जो ब्रिटिश टाइम में देखा कि हम लोगों को राइट्स नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। उससे पहले जो इन्वेडर्स थे, मुगल्स हो गए या फिर जो बाकी फॉरेन इन्वेडर्स हो गए, इन सब के टाइम पर हमने क्या देखा कि हम लोगों को वैसा फ्रीडम्स नहीं मिल रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों के माइंड में ये आया कि हम लोगों को अगर अपनी फ्रीडम चाहिए तो हमारे को डेमोक्रेसी ही चाहिए होगी, है ना। तो वो हम लोग कैसे सीखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, जब हम हिस्ट्री पढ़ते, ठीक है। हिस्ट्री हमारे को ये भी सिखाती है कि क्या करना है, आपको डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है। इंडिया का पास जो है ना, उसमें क्या होता है, कुछ काफ़ी सारे जो रिलीजन की बात कर लो, लैंग्वेज की बात कर लो, तो ये सब की जो है ये आपको सीखने को मिलता है कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिलीजन थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हिस्ट्री आपको सिखाती है। बाकी आप एक स्टडी खुद दे देना। लास्ट में इट इज़ अ स्ट्रेंथ दैट हैज़ शेप्ड इंडिया सोसाइटी। तो आज के सोसाइटी को अगर कोई शेप करने वाली चीज़ है तो वो क्या है, वो है हिस्ट्री, क्योंकि हमने पास से सीख कर जो है अपने आज की सोसाइटी को बनाया है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। देखो बेटा, मैं बहुत डीपली जा रहा हूँ इन चीज़ों को समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं इसके बिल्कुल शॉर्ट बना दूंगा वीडियो, बट वो मुझे लगता नहीं कि आपको सीख पाओगे उससे ना, तो वो खाली बनाने के लिए होगी। तो यहाँ से आप चीज़ एक बार टाइम आप दोगे बट आप सीखोगे। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन की, यहाँ पर हमको क्या सीखने को मिलता है कि पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ हाउ सोसाइटीज़ आर गवर्न। इस सोसाइटी को गवर्न कैसे किया जाता है ना, उसकी देखभाल कैसे की जाती है सोसाइटी की, है ना। उसके बाद इट फोकसेस ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड द वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ।
तो ये हम इसका फोकस किस पर होता है, यानी पॉलिटिकल साइंस का फोकस किस पे होता है, इसका फोकस होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने आपको बताए, जैसे पार्लियामेंट हो गया, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, आपके कोर्ट्स हो गए, आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना। तो ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे इसका फोकस होता है। पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हो। तो ये लॉज को पढ़ते हो, आप राइट्स को पढ़ते हो, आप ड्यूटीज़ को पढ़ते हो, इन सब चीज़ों को पढ़ते हो ना, जो आपके डेली लाइफ को क्या करती हैं, इम्पेक्ट करती हैं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई सोसाइटी नीड रूल्स। एक सोसाइटी में रूल्स क्यों होने चाहिए, है ना, क्यों एक सोसाइटी को ऐसी ज़रूरत है कि वहाँ पर रूल्स जो हैं लोगों पर थोपे जाएं। क्योंकि अगर एक सोसाइटी में रूल्स नहीं होंगे तो लोग जो हैं वो अपनी मनमानी करेंगे और वो जानवर से जैसे ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये रूल्स ही होते हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं, है ना। उसके बाद हाउ लॉज आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो लॉज हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उनको लागू कैसे करते हैं सोसाइटी पर ऑन ग्राउंड। ठीक, हाउ गवर्नमेंट वर्क एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। लोकल पे, स्टेट में या नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है। व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज़ सिटीजन्स हैव। लोगों के पास कौन से राइट्स हैं। अब राइट्स के साथ साथ यहाँ ड्यूटीज़ की बात भी हो रही है। आप खाली ये मत चिल्लाया करो कि हम लोगों के राइट्स हैं, हम लोगों के राइट्स हैं। राइट्स के साथ साथ आप लोगों के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ड्यूटीज़ भी आप लोगों के लिए रखता है ना, हम सब लोगों के लिए। मतलब खाली राइट्स की बात नहीं होती है। हम लोगों को सिर्फ किससे फ़र्क पड़ता है, अपने राइट से। अगर हमारा कोई राइट जो हमसे छीना जाएगा हम बड़ा चिल्लाते हैं, बट हम लोगों के लिए कुछ ड्यूटीज़ हैं जिनके ऊपर हम लोगों का फोकस ही नहीं जाता। खाली हमारे को लेना ही है, कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि कौन कौन से राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं सिटीजन्स की हैं, ये भी हमारे को कहाँ से पता चलता है, पॉलिटिकल साइंस से। और पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या हुआ बेटा, सिविक्स है ना, सिविक्स की जो आप बात करते हो। हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस थ्रू पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो एक डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, जब आप पार्टिसिपेशन की बात करते हो, लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करते हो, या आप उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, है ना, कैसे काम करती है डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल साइंस इज़ क्लोजली लिंक टू डेली लाइफ। पॉलिटिकल साइंस क्या आपके डेली लाइफ से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज़ पब्लिक सर्विस सच एज रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, वी आर एक्सप्रेसिंग गवर्नेंस। मतलब आपकी डेली लाइफ में पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है। आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर में, तो वो क्या है, वो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वो क्या है, वो है पॉलिटिकल साइंस। कैसे कि गवर्नमेंट किस हिसाब से आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, आपके कट्स आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही है, या एक अच्छा सिस्टम से आ रही है, आपको पानी का सप्लाई आ रहा है, कैसा आ रहा है, आप रोड्स यूज़ कर रहे हो, रोड्स की कंडीशंस क्या हैं, ये सब चीज़ क्या है, अब ये पॉलिटिकल साइंस ही तो है। इसको कौन मैनेज करती है, पॉलिटिकल साइंस ही मैनेज करती है ना। व्हेन वी वोट और डिस्कस पब्लिक इश्यूज़, वी आर पार्टिसिपेटिंग एज सिटीजन्स। तो यहाँ पर जब पार्टिसिपेशन की बात की थी, तो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं, या वोट करते हैं या फिर क्या करते हैं, पब्लिक इश्यूज़ के पे डिस्कशन करते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उस टाइम, है ना। पॉलिटिकल साइंस हेल्प स्टूडेंट्स बिकम अवेयर लैंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हु अंडरस्टैंड बोथ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से ही हम लोगों को अपने राइट्स का पता चलता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चलता है। पॉलिटिकल साइंस आल्सो सपोर्ट्स इंक्लूसिविटी and equity by discussing equality before law, protection of rights and responsibility of state to support all citizens, especially those who are underprivileged। कह रहा है कि सोशल साइंस से हमारे को क्या पता चलता है, इंक्लूसिविटी के बारे में, लोगों को कैसे इंक्लूड करना है ना, लोगों को साथ कैसे लेके चलना है, और इक्विटी के बारे में। अब ये जो इक्विटी है, इक्वलिटी है, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे आप बस यहाँ इतना ध्यान को, हम लोगों को इक्विटी के बारे में बताती है, हम लोगों को इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताती है, यानी कि लॉ के आगे सब लोग बराबर हैं, है ना, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं है। लॉ के लिए, लॉ सबके लिए बराबर है। उसके बाद प्रोटेक्शन, हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन कैसे करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सब हमारे को पॉलिटिकल साइंस बताती है। घुमा फिरा कर सब चीज़ें सेम ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इकॉनमी। अब जो हम इकॉनमी की बात करते हैं एज अ डिसिप्लिन, तो इकॉनमी की जब हम बात करते हैं बेटा, इकॉनमी स्टडी हाउ पीपल एंड सोसाइटी मैनेज रिसोर्सेज। सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, लोगों की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, चॉइसेस कैसे लेते हैं। चॉइसेस मतलब कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ करनी है, कौन से टाइम पर कौन से रिसोर्स को यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है ना, उनको जुडिशियस मैनर में, उनका मिसयूज़ नहीं करना। तो ये सोसाइटी ही करती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड,
ये हम सबको पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बट ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो इंसान की चाहते हैं, वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, अब आपको जो आप चाहते हो सब कुछ नहीं मिल सकता। इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर इकॉनमी से ही हमारे को पता चलता है कि कैसे कुछ किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, और चाहे आप गुड्स की बात कर लो, चाहे सर्विसेज की बात कर लो। यहाँ गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, गुड्स होता है सामान, जो भी आप सामान लाते हो फिजिकल, जो क्या है, टेंजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हो। और सर्विसेज क्या हो गया, इनटेंजिबल, मतलब जो ऐसी सर्विसेज, जो सेवाएँ हैं, सेवा जो आप कोई भी प्रकार की सेवा ले रहे हो, वो क्या होती है, वो होती है सर्विस। तो उसको आप टच नहीं कर सकते ना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मेरी पढ़ाई को टच नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, फील कर रहे हो, ले रहे हो उसको, पर उसको टच तो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप क्या करती हैं, गुड्स और सर्विसेज जितनी भी होती हैं इकॉनमी में आ रही होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इस सब में कैसे होती हैं, ये इकॉनमी हमारे को हेल्प करती है समझने में। ठीक है, इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, इस पर इसका फोकस होता है, काम पर, एम्प्लॉयमेंट पर, मार्केट्स पर, प्राइस पर, इनकम पर, एक्सपेंडिचर पर, इन सब चीज़ों पर, पॉवर्टी, गरीबी पर, ये सब चीज़ें, डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, ये सब इकॉनमी के साथ रिलेटेड होती हैं, है ना। आगे बात करते हैं, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स रियलिटीज़ दैट वी कैन ऑब्जर्व अराउंड अस। तो इकॉनमी से हमारे को क्या पता चलता है, इकॉनमी की जब हम बात करते हैं तो इससे हमारे को क्या पता चलता है, उन सच्चाइयों का, उन रियलिटीज़ का हमारे को पता चलता है जो हमारे आगे पीछे हैं। फॉर एग्जांपल, ए फैमिली में प्लान इट्स स्पेंडिंग बेस्ड ऑन इनकम, है ना। अब एक फैमिली कैसे काम करती है, एक फैमिली कैसे प्लानिंग करती है अपने फ्यूचर का, वो देखती है कि उनकी इनकम कैसे है। अगर उनको कहीं जाना है, पिकनिक में जाना है, या उनको एक टूर पे जाना है, कहीं फैमिली ट्रिप पर जाना है, तो वो देखते हैं कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, उनके पास कितने फंड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान करते हैं सब चीज़ें। उनको सब देखना होता है कि घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की फी भी चलानी है, तो अकॉर्डिंगली जो है वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। तो ये कैसे हमारे को समझ आता है कि अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो इसकी पढ़ाई को क्या बोलेंगे, इकॉनमी ही बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से जब हम शॉपकीपर की बात करते हैं तो सेट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड डिमांड, तो वो किसी चीज़ की प्राइस कैसे सेट करता है, कि कीमत कैसे सेट करता है, वो देखता है कि उसको कॉस्ट कितनी पड़ी है, उसकी जो दुकान तक कोई वो चीज़ पहुंची है तो उस पर लागत कितनी आई है उसकी, है ना। तो कॉस्ट क्या होता है, जो उसके दुकान तक चीज़ आई है उस पर जो खर्चा आया है उसका, है ना, पहुंचने का खाली तो उसका अपना कितना खर्चा आया है। उसके बाद क्या करता है, उसकी डिमांड कितनी है, दोनों चीज़ों को वो एनालाइज़ करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो उसकी प्राइस सेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ आप तक पहुंची होगी, आपको टोटली उस पर खर्चा आएगा 20 रुपये, फॉर एग्जांपल ना, 20 रुपये खर्चा आया, और उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप हो सकता है उसकी कीमत जो है वो क्या कर दो, 30 रुपये रख लो है ना। बट वहीं पर क्योंकि आपको पता है कि डिमांड काफ़ी है तो लोग 30 रुपये की मिलेंगे। वहीं पर क्या हो कि अगर उसकी डिमांड कम हो, है ना, उसकी डिमांड कम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचो कि मेरे पास 20 रुपये की पहुंची है, निकल जाए किसी तरीके से, तो आप क्या हो सकता है कि आप सोचो मैं 2 रुपये ही ऊपर कमा लूँगा, तो आप 22 रुपये भी रख लो या 25 रुपये रख लो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है दुकानदार काम करता है। चलिए आगे का देखते हैं क्या है। इकॉनमी आल्सो शोज़ वाई इक्विटी मैटर, तो ये हमारे को बताती है इक्विटी इंपॉर्टेंट क्यों है। इफ़ सम पीपल हैव वेरी लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब, दे में रिमेन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। अगर देखिए, ओबियस सी बात है, अगर एक सोसाइटी में ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर क्या है, एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो वो क्या होगा, वहाँ की सोसाइटी, ओबियस सी बात है ना, गरीबी होगी, क्योंकि उनके पास सोर्सेज ही नहीं है कि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स अस टू सी व्हाई फेयर अपॉर्चुनिटीज़ आर नेसेसरी फॉर अ जस्ट सोसाइटी। तो बता रहा है कि इसी वजह से हमारे को ये चीज़ समझ आती है यहाँ से, इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग टाइप की स्कीम्स निकालती है, पॉलिसीज़ निकालती है, जहाँ पर वो क्या कर सके, डिसएडवांटेज जो सेक्शन है ना, जैसे हम जिसको हम यूजली बात करते हैं रिजर्वेशंस देना, है ना। तो क्योंकि हमारी डिसएडवांटेज सेक्शन है जिनके पास अच्छे से सोर्सेज नहीं है ना। जैसे अगर आप बात कर लो, अगर हम बात कर लें EWS की, तो कुछ एक ऐसी सेक्शन है जिनके पास सोर्सेज नहीं है, इतना फाइनेंशियल इतने साउंड नहीं है वो लोग, तो उन लोगों के लिए कैसे हेल्प करना है कि उनको ऐसे हमने रिजर्वेशन दे दी, सो डैट वो क्या कर सके कि वो बाकी सोसाइटी के साथ कम्पीट कर सके। और कम्पीट कैसे कर सके, देखिए, एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है,
जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है ना, और वो उसका सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहा है, हो सकता है वो उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, वहाँ पर उसको वो डेली जा भी नहीं पा रहा हो, है ना, उसकी पढ़ाई काफ़ी मिस हो रही हो। और वहीं पर एक स्टूडेंट है जो एक अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में या किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसके साथ अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी जा रहा है, शाम को ट्यूशन्स पढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपर हैंड हो जाएगा ना, इसके पास तो उतनी सोर्सेज ही नहीं है। तो गवर्नमेंट इसलिए वजह से क्या करती है, ऐसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट देती है। देखो बेटा, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता आपको कोई और समझा पाएगा इतने अच्छे से। तो इसके बाद भी अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करो ना, तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं, आगे बात आती है रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस, कि सोशल साइंस का रेलिवेंस क्या है। ठीक है, तो गाइडिंग वैल्यूज़ इन सोशल सोसाइटी या सोशल साइंस में कैसे काम करती हैं। गाइडिंग वैल्यूज़ होती क्या हैं, पहले देखो बेटा। गाइडिंग वैल्यूज़ क्या, जब हम पहले इस टॉपिक को हम समझते हैं, गाइडिंग वैल्यूज़ क्या होती है। गाइडिंग वैल्यूज़ होती हैं आपके संस्कार, है ना, आपके संस्कार जो आपको क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो सही फैसले लेने की आपको ताकत देते हैं, है ना, आपको इतनी समझ देते हैं, आपको इतनी समझदारी देते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप सही फैसले ले पाओ। उन्हीं को क्या बोलते हैं, गाइडिंग वैल्यूज़, आपके संस्कार ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है सोशल साइंस डेवलप्स नॉट ओनली नॉलेज। तो अगर आप सोशल साइंस की जब बात करोगे तो सिर्फ आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, आप खाली ये बोलोगे कि नॉलेज मिलेगी, वो नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको कुछ और मिलता है, और उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूज़, आपके संस्कार मिलते हैं, है ना। दीज वैल्यूज़ एक्ट एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स व्हेन वी एग्जामिन सोसाइटी एंड व्हेन वी मेक चॉइसेस इन डेली लाइफ। तो अब ये कह रहा है कि यही वैल्यूज़ जो होती हैं ना, यही वैल्यूज़ ये क्या करती हैं, एज काम करती हैं एज गाइडिंग प्रिंसिपल, आपको एक सही रास्ता दिखाने वाली, सही तरीके से अपने लाइफ में जो चॉइसेस बनाने वाला एक प्रिंसिपल की तरह काम करती हैं, जो क्या करते हो आपकी अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जो है, आप जिसके बदौलत आप जो है फ़ैसले लेते हो, है ना। अपनी लाइफ में आप जो भी फ़ैसला लेते हो अपनी वैल्यूज़ के बेस पे लेते हो, जो अपने आपके वैल्यूज़ जो होंगी ना, आपका वैल्यू स्ट्रक्चर जो होगा आपकी ज़िंदगी का, आपको बचपन से जो चीज़ें सीखी होंगी, आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले जो होंगे कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं संस्कारों से इन्फ्लुएंस होंगे। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है। इन इंडिया दे कनेक्ट क्लोजली विद कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ स्टेटेड इन प्रेम्बल्स। तो कह रहा है कि अब जो वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियाज़ है ना, इंडिया की बात जब हम कर रहे हैं तो उनके साथ काफ़ी रिलेटेड हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया, हमारे प्रेम्बल में जो आइडियाज़ लिखे हैं, जो वैल्यूज़ लिखी हैं, कौन कौन सी, जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। जस्टिस सबको पता है क्या होता है ना, लिबर्टी भी सबको पता है क्या होता है, क्या होता है लिबर्टी, जस्टिस क्या होता है पहले बताओ, इंसाफ, ठीक है। लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है बेटा, लिबर्टी होता है आज़ादी, है ना, किसी चीज़ से आज़ादी मिलना। इक्वालिटी क्या होता है, सबको पता है इक्वालिटी क्या होता है ना, सबको बराबर रखना। और फ्रेटर्निटी भाईचारा। तो कह रहे हैं कि ये सब वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में मेंशन है। प्रेम्बल क्या है, आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है उसके जो सबसे पहले क्या आता है, प्रेम्बल आता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन एक टाइप का आप समझ सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि सोशल साइंस किस चीज़ में हेल्प कर रही है। सोशल साइंस खाली आपको सिर्फ ये नहीं करती है कि आपको नॉलेज मिले, उसके साथ साथ आपको वैल्यूज़ मिलती हैं सोशल साइंस की वजह से। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहीं ना कहीं किसके साथ रिलेट करती हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ के साथ, जो कि आपके प्रेम्बल में लिखे हैं। कौन कौन से, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। गाइडिंग वैल्यूज़ हेल्प्स इन 3 इंपॉर्टेंट वेज। ये जो गाइडिंग वैल्यूज़ है ना, ये 3 इंपॉर्टेंट वे में हमारे को हेल्प करती है, 3 तरीक़ों से हम लोगों को हेल्प करती हैं। कैसे, कौन कौन से तरीके, पहला कि ये क्या करती है कि हम कैसे बाकी दूसरे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, है ना, हमारा ट्रीटमेंट क्या, हम ट्रीट कैसे करते हैं किसी को। ऐसा तो नहीं है कि हम जो गरीब हैं उनके साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हम किस तरह से ट्रीट करते हैं वो हमारे को बताती है हमारी गाइडिंग वैल्यूज़, हमारे संस्कार। हम कैसे करते हैं रिस्पॉन्स डिफरेंसेस को, अगर कुछ डिफरेंसेस हैं, है ना, आपके और दूसरे इंसान में कुछ किसी भी चीज़ का डिफरेंस है, चाहे वो फाइनेंशियल डिफरेंस है, चाहे वो आप बोल सकते हैं कि आपकी सुंदरता का ब्यूटी के हिसाब से डिफरेंस है, या किसी भी हिसाब से डिफरेंस है, आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से डिफरेंस है, उसके डिफरेंस के हिसाब से आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। आप नॉर्मल रहते हो उस इंसान के साथ या फिर आप उसको नीचा दिखाते हो, है ना। तो ये आपके वैल्यूज़ आपको बताती हैं।
ठीक है। सेकंड, दूसरा क्या बताता है, दे गाइड हाउ वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्लान डेवलपमेंट। तो ये हमारे को बताता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं और प्लान कैसे करते हैं डेवलपमेंट को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में पानी जो आ रहा है आप उसको बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो या नहीं, सॉरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रेदर, आप हो या नहीं हो। तो आप एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा वो क्या करेगा, अगर पानी उसका नलका ऐसे ही चल रहा है तो उसको बंद करेगा, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमको सेव करके चलना है। तो ये आपको बताता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, मिस यूज़ करना है, उसको प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। थर्डली आपको बताता है कि दे हेल्प इन जज वेदर डिसीजंस रूल्स एंड पॉलिसीज़ आर फेयर एंड बेनिफिशियल फॉर। तो ये आपको बताता है यहाँ पर कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी रूल्स हैं गवर्नमेंट के, है ना, जो भी डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के, वो क्या सबके लिए बराबर हैं, फेयर हैं, सबके लिए जो है वो ऐसा तो नहीं है कि किसी को फ़ायदा हो रहा है किसी को नुकसान हो रहा है ना। ये सब चीज़ें आपको बताती हैं। अब ये चीज़ें सोचने की आपके अंदर काबिलियत डालती है। फिर आप पढ़ेंगे हम डाइवर्सिटी क्या होता है। देखो डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपने कई बार सुनी होगी, आपको लगता होगा आपको पता है, बट आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी न्यू चीज़ें पता चलेंगी। देखो न्यू थिंग्स कौन कौन सी होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको बताता है डाइवर्सिटी का मतलब होता है मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस याद रखना अमंग पीपल। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है, हम यूजली बोलते हैं डाइवर्सिटी क्या है कि एक सोसाइटी है वहाँ पर अलग टाइप के लोग रहते हैं, है ना, वो डिफरेंसेस है, मतलब लोग आपस में डिफरेंट है, बस वो डाइवर्सिटी नहीं होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि उस डिफरेंसेस को, वो डिफरेंस तो है ना, उन सोसाइटी में डिफरेंस है, अब उस डिफरेंस को आपने रिस्पेक्ट भी देनी है, ठीक है। उस डिफरेंस को आपने साथ साथ में रिस्पेक्ट भी देनी है। अगर आपको पता है कि आपके सोसाइटी में गरीब भी रहता है तो आप लोग गरीब, ये तो पता है वो गरीब रहता है और आप अमीर हैं, सोसाइटी में गरीब भी हैं अमीर भी हैं, पर अब जो गरीब हैं वो क्या अमीरों को, और अमीर जो हैं गरीबों के साथ रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, इज़्ज़त के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो भी हम इस सोसाइटी में देखते हैं कि आपको उसकी सोसाइटी में इस डिफरेंस को रिस्पेक्ट भी देनी है। दीज डिफरेंसेस मे बी सीन इन लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कास्ट। तो ये डिफरेंसेस किस किस चीज़ में हो सकती हैं सोसाइटी में। कुछ लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, कुछ का रिलीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है, कास्ट हो सकती है, ट्राइब हो सकता है, तो ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इस पर क्या हमने, आप सबको पता है कि ये डिफरेंसेस होते हैं। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नेचुरली बिकॉज कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट हिस्ट्रीज, एनवायरनमेंट, ट्रेडिशंस। तो देखिए डाइवर्सिटी जो है वो तो होनी ही होनी है आपकी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो सोसाइटीज़ होती हैं ना, जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं, उन सब में क्या होता है, लोग अलग अलग हिस्ट्री से आए होते हैं, है ना। कोई कहीं से आया, कोई किसी स्टेट से आया होगा, कोई किसी बैकग्राउंड से आया होगा, किसी के कोई एंसिस्टर्स होंगे, तो डिफरेंसेस तो रहेंगे। कोई किसी एनवायरनमेंट से आया होगा, कोई ठंडे इलाके से आया होगा, कोई सर्दी होगी कहीं पर जैसे बर्फ़ हो सकती है, और कोई हो सकता है बिल्कुल मतलब गर्म एरिया से आया हो, तो वहाँ पर उनके जो खाने पीने का, रहने का तरीका होगा वो बेसिस से बात है चेंज डिफरेंट होगा, है ना। क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से वहाँ रहे हैं, उनका खाने पीने का तरीका जो होगा सर्दी वाले लोगों का वो सर्दी वाले तरीके से होगा, जो गर्मी वाले एरिया से होंगे उनका गर्मी वाले तरीके से होगा, तो डिफरेंसेस रहेंगे। अब ट्रेडिशन के हिसाब से भी होगा, किसी का कोई ट्रेडिशन है, किसी का कोई ट्रेडिशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो होगा डिफरेंसेस होंगे। तो अब क्या करना है, आपको इन डिफरेंसेस को साथ साथ में रिस्पेक्ट भी देनी है, और इसी को कहेंगे हम डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स मोर देन नोटिसिंग डिफरेंसेस। तो कह रहे हैं कि जब आप इसकी बात करते हो, डाइवर्सिटी की बात करते हो, तो अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना, इसकी डाइवर्सिटी को समझने का जो है ना, देखो यहाँ पे सिंपल से अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊँ, आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप सोसाइटी में कहीं रह रहे हो, आपको खाली वहाँ ये नहीं देखना है कि आपका पड़ोसी जो है वो डिफरेंट है, उसकी कास्ट अलग है, उसका रिलीजन अलग है, या वो किसी और जो है रीजन से आया हुआ है। आपको क्या करना है, वो तो कोई भी इंसान कर सकता है, बट एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको उस डाइवर्सिटी को, उस डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि वो डिफरेंस है क्यों है, रीज़न क्या है उसका, है ना। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डाइवर्सिटी इनरिचेस सोसाइटी। तो इससे आपको समझ आएगा कि जो आपकी सोसाइटी है ना, जैसे इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया इज़ अ डाइवर्स मतलब कंट्री, है ना। तो आपको ये समझ आएगा यहाँ पर कि डाइवर्सिटी से आपकी सोसाइटी कैसे ज़्यादा एनरिच होती है, कैसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने पॉट बनाया है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के, जो अलग अलग कलर के जो हैं फूल हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि यहीं पर एक पॉट ऐसा होता और वहाँ पर एक ही टाइप के फूल होते,
है ना, एक ही टाइप के फूल होते, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जो एक गुलदस्ता होगा जहाँ पर अलग अलग टाइप के जो होंगे, अलग अलग कलर्स के जो होंगे फूल होंगे, वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसी वजह से ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जो है डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, एनरिच होती है और ज़्यादा खूबसूरत होती है। ठीक है, इन इंडिया वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ट्रेडिशन कैन बी सीन इन फेस्टिवल्स आर्ट। तो इंडिया में हम अलग अलग टाइप के कल्चर को देखते हैं, रिलीजन्स को देखते हैं, अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस को देखते हैं, फेस्टिवल्स को देखते हैं। तो ये सब इंडिया को क्या बनाती हैं, डाइवर्स बनाती हैं और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। व्हेन वी रिस्पेक्ट दिस वैरायटी वी स्ट्रेंथ सोशल हार्मनी एंड बिल्ड अ वाइडर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो जब हम क्या करेंगे, इन सब वैराइटीज़ को, इन सब चीज़ों को, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो भाईचारा है, हमारी जो हार्मनी है ना, सोशल हार्मनी है, सोशल हार्मनी मतलब आपस में जो जुड़ाव है, वो क्या होगा, वो और मजबूत होगा। और क्या होगा, उसके साथ साथ हमारी जो होगी एक दूसरे से बिलोंगिंग की जो सेंस है, हम एक दूसरे के साथ हमारा जो रिलेशन है वो ज़्यादा मजबूत होगा। डाइवर्सिटी आल्सो रिक्वायर्स अस टू बी केयरफुल अबाउट द स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स से आपको क्या करती है डाइवर्सिटी, आपको ये बताती है कि आपको स्टीरियोटाइप से क्या करना है, बच के रहना है, संभल कर रहना है। ठीक है, समटाइम्स क्विक जजमेंट्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन अ पर्सनस लैंग्वेज, clothing, occupation, or place of origin. A value-based approach encourages us to question such assumptions, understand reason behind the differences and practices, and treat every person with dignity. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप कई बार स्टीरियोटाइप क्या करते हो, मतलब जैसे आप हो सकता है कि किसी का रिलीजन अलग हो, किसी के कोई गांव से आ रहा हो, तो आप शहर के रहने वाले हो, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं, वो तो उसको मतलब ऐसे बोलते हैं कि तो गाँव का है, तो बस पेंडू है, तो गाँव मतलब उसके लिए अलग ही उनकी जो होती है अपनी सोच बना लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्टीरियोटाइप नहीं करना पड़ेगा किसी इंसान की लैंग्वेज की वजह से, किसी की कपड़ों के पहनावे की वजह से, किसी के ऑक्यूपेशन की वजह से, किसी के प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से आपको स्टीरियोटाइप नहीं करना है ना। आपको रैदर क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको वैल्यू बेस्ड अप्रोच को अपनाना है। आपको ये देखना है कि आप जो आपने अभी तक सीखा कि ये जो आपने रिस्पेक्ट देनी है इस चीज़ को, डिफरेंस को, है ना, आपको क्या करना है एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट, आपको इन चीज़ों को डिफरेंस देना है और रिस्पेक्ट देनी है। दिस सपोर्ट फ्रेटर्निटी, और इसकी वजह से क्या होगा, फ्रेटर्निटी जो होगी वो क्या करेगी, बढ़ेगी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बढ़ेगा, विच इज़ द आइडिया दैट ऑल सिटीजन्स शुड रिलेट टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट एंड अ शेयर सेंस ऑफ टुगेदरनेस। ठीक है, आगे बात करते हैं इंक्लूसिविटी। अब यहाँ हम देखेंगे इंक्लूसिविटी क्या होता है बेटा। तो इंक्लूसिविटी की जब हम बात करते हैं, इंक्लूसिविटी क्या होता है, इट मीन्स ensuring that everyone feels welcome, respected and able to participate fully in shared space such as classroom, playground, neighborhoods and public institutions। यहाँ पर ये मतलब होता है इसका कि यहाँ पर आपको क्या करना है, हर किसी को जो आपके, चाहे आप क्लास में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल हम क्लास की बात करते हैं, आप एक क्लास में बैठे हो ना, आपका एक क्लास रूम है, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई नया स्टूडेंट आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, वेलकम फील करवाना है ना, और क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है ना, और इसके साथ सब क्या करना है, एबल टू पार्टिसिपेट फुली इन शेयर स्पेस सच एज क्लास। तो आपको उसको पार्टिसिपेट भी फुली करवाना है। यानी कि अगर आप बस इमेजिन कीजिए कि आपकी क्लास है, वहाँ पे एक नया स्टूडेंट आया, या फिर आप खुद एक नया स्टूडेंट एज ए नए स्टूडेंट गए हो क्लास में, तो वहाँ पर आप कैसे अच्छा फील करोगे, जब आपके साथ ऑब्वियस सी बात है लोग क्या करेंगे, आपको वेलकम फील करवाएंगे ना, आपके साथ आके दोस्ती करना चाहेंगे, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, आपके साथ आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको उसके साथ साथ क्या करेंगे, आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे, अगर वो कोई बात कर रहे हैं आपको भी इन्वॉल्व करेंगे, तो आप क्या करोगे, अपने आप को अच्छा फील करोगे। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इंक्लूसिविटी, लोगों को इन्वॉल्व करना। क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। इट रिमाइंड्स अस दैट some groups have faced exclusion and discrimination, and that fairness requires active steps to remove barrier. इंक्लूसिविटी कैन बी सीन एवरीडे सिचुएशन। तो यहाँ पर ये हमारे को ज़रूरत क्यों है इंक्लूसिविटी की, जो हम कह रहे हैं कि किसी को इन्वॉल्व करना। ये तो क्लासरूम का तो मैंने एक आपको छोटी सी एग्जांपल दी है ना, बट हम लोगों को ये जो बात हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लेवल पे कर रहे हैं। तो सोसाइटी में इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स आज भी रहे हैं जिन्होंने क्या फेस किया हुआ है अपनी लाइफ में, एक्सक्लूजन फील किया हुआ है, मतलब एक्सक्लूजन फेस किया हुआ, सॉरी, तो एक्सक्लूजन फेस किया हुआ मतलब जिनको
मतलब अपने साथ बैठने नहीं देते थे, एक्सक्लूड कर देते थे, उनको इग्नोर करते थे। तो वो सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन होती थी उनके साथ, वो सब चीज़ें उन्होंने फेस की हुई हैं। इसलिए आज हम लोगों को अगर अपनी सोसाइटी को और सुंदर बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्ट्रेंथ देनी है तो क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिविटी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी। और इससे क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, जो बैरियर्स हैं, ये जो है ना, ये जो रुकावटें हैं, जो हम लोगों की दूरियाँ हैं, वो ख़त्म होंगी। और इसलिए इंक्लूसिविटी आज के टाइम पे हम काफ़ी चीज़ों में देखते हैं। अब क्लासरूम की एग्जांपल, खैर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप खुद भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इंक्लूसिविटी इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इंक्लूसिविटी जो बात करें, इंक्लूसिविटी इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद, किसके कनेक्टेड है क्लोजली, हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की, है ना, और अपॉर्चुनिटी के, इन सब के साथ ये क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। It also matches national education goals that emphasize removal barriers created by social and economic reasons। तो यहाँ पर एक चीज़ और है देखिए, इंक्लूसिविटी से क्या होगा, जब आप इंक्लूसिविटी अपनाओगे ना, तो इससे क्या होगा, जो ऐसी सेक्शंस हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही है ना, जिनका स्टेटस प्रॉपर नहीं मिला गया, जिनको निचले तबके का मान के रखा गया आज तक, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। आपकी सोसाइटी जब उनके लिए क्रिएट होंगी अपॉर्चुनिटीज़, तो वो क्या करेंगे, निचले तबके से वो भी ऊपर आएंगे, तो आपकी सोसाइटी अच्छी होगी ओवरऑल, ठीक है। उसके साथ एजुकेशन में भी ये चीज़ अच्छी है। कैसे, कोई अभी भी जो हम सेक्शंस की बात करें जो पिछड़ी हैं, उनके लिए अभी भी बच्चे जो हैं, वो हो सकता है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही हो, तो अब क्या होगा, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलना स्टार्ट होगी जब आप उनके साथ क्या करोगे, इंक्लूसिविटी लाओगे उनके साथ, उनको जब इन्वॉल्व करोगे अपने साथ। अब हम बढ़ेंगे आगे, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है बेटा, इट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, याद रखिएगा, सो डैट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस कैन मीट देयर नीड्स। इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना, ठीक है, रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि आपकी जो आज की जनरेशन है और जो आने वाली जनरेशन है, वो क्या कर सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसा नहीं हो कि आप सब कुछ ख़त्म करके चले जाओ और अपनी जनरेशन को बोलो टाटा बाय बाय, है ना, और वो आके गालियाँ निकालें आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने हैं, जुडिशियस मैनर में यूज़ करना है, सो डैट आपकी आने वाली जनरेशन्स भी जो हैं आपको दुआएं दें, वो बोलें कि आप लोगों ने क्या किया है, अपने रिसोर्सेज को बचा के रखा है, ताकि वो भी यूज़ करें इन फ्यूचर। इट रिक्वायर्स बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो डेवलपमेंट भी देखिए, डेवलपमेंट तो हमको करना ही पड़ेगा, सोसाइटी में रहना है ना, अब हमारे को डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, पर डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि आपको रिसोर्सेज का यूज़ करो, डेवलपमेंट करो, पर इस तरह से करो कि नेचर भी जो है वो भी क्या रहे, उसको भी नुकसान नहीं हो। दिस इंक्लूड्स केयरफुल यूज़ ऑफ लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एनर्जी एज वेल एज रिड्यूसिंग पॉपुलेशन एंड वेस्ट। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी लैंड का, अपने पानी का, है ना, वाटर्स का, फॉरेस्ट का, मिनरल्स का, एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बड़े समझदारी से यूज़ करना पड़ेगा। और इससे क्या, ताकि क्या नहीं हो, पोल्यूशन नहीं हो, वेस्ट ज़्यादा जो है वो नहीं निकले, और अगर निकले तो उसका प्रॉपर क्या हो, रिसाइकलिंग हो, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी बिकम्स क्लियरर व्हेन वी कनेक्ट एनवायरनमेंट विद लाइवलीहुड एंड वेलबींग। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है, ओवरऑल आपको कहने का मतलब यहाँ पर कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारी जो खुशनुमा ज़िंदगी, अगर मतलब ओवरऑल मैं इतना डिफ़िकल्ट वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हमारे भलाई के लिए, है ना, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे रहने सहने के लिए क्या ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी, ताकि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो अच्छा रहे। अब यहाँ पे बोले कटिंग फॉरेस्ट में क्रिएट लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन। देखिए, हो सकता है कि आप जब फॉरेस्ट काटते हो तो आपको ज़मीन मिलती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, पर उससे क्या होगा फिर, पर जब आप फॉरेस्ट काट रहे हो उससे आपको ज़मीन तो मिल रही है, पर उसका नुकसान भी हो रहा है ना। बट इट कैन ऑल्सो लीड टू साइल इरोजन। अब साइल इरोजन हो सकता है उससे, है ना। और क्या हो सकता है, रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो सकती है। अब जब जंगल काटोगे तो उससे नुकसान होता है, क्या होता है, कैसे कैसे, साइल का इरोजन होता है, पानी का जो अवेलेबिलिटी होती है, पानी की अवेलेबिलिटी, पानी जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है ना। अब जब आपने पेड़ ही काट दिए तो उस पर रहने वाली चिड़िया जो होंगी वो चली जाएंगी, वहाँ पर रहने वाले जानवर जो होंगे वो चले जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, बट इट कैन आल्सो पोल्यूट एयर।
तो देखिए यहाँ पे वही बात आ गई, इंडस्ट्रियल, अब इंडस्ट्रीज़ जब आप लगाओगे तो उससे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन होती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पर उससे और नुकसान भी तो होते हैं, पोल्यूशन भी होता है ना। तो उससे क्या होगा, हेल्थ आपकी ख़राब होगी। तो ये सब चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है कि ऐसा काम करें हम कि इसका नुकसान नहीं हो। ए सस्टेनेबल अप्रोच आस्क लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस, हु बेनिफिट्स नाउ, हु विल बेयर द कॉस्ट लेटर। तो आज तो आपको बेनिफिट हो रहा है, ये हमारी ये सवाल पूछता है सस्टेनेबल अप्रोच, जो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल अप्रोच है, ये आपसे सवाल पूछती है कि आज किसको फ़ायदा हो रहा है और किस कीमत पे हो रहा है, किसको कीमत देनी पड़ेगी उसकी, है ना। हाउ कैन डेवलपमेंट बी प्लान सो डैट नेचर इज़ प्रोटेक्टेड एंड लाइवलीहुड्स रिमेन सिक्योर। तो किस तरह से डेवलपमेंट की जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आपके लिए डेवलपमेंट भी होती रहे और नेचर भी जो है वो भी क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। द वैल्यू इज़ आल्सो रिफ्लेक्टेड इन ग्लोबल गोल्स दैट लिंक ह्यूमन वेल बींग्स विद प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। ठीक है, तो हमारे ग्लोबल गोल्स के साथ ये चीज़ रिलेट करती है, मतलब पूरी दुनिया के गोल्स जो हैं वो भी इसी तरह से हैं कि हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके डेवलपमेंट करनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी क्या होता है बेटा? इट मीन्स फेयरनेस इन अपॉर्चुनिटीज़, है ना, एंड आउटकम्स। कि यहाँ पर जब आप इक्विटी की बात करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मौके मिल रहे हैं, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही हैं, और उनका जो आउटकम है उसमें क्या करना, फेयरनेस होना, उसमें फेयरनेस होना। मतलब इट रिकॉग्नाइजेज दैट पीपल डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द सेम। देखिए, मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा इक्विटी और इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। तो अब आपको यहाँ ये बता रहा है कि जो सब लोग होते हैं वो एक जगह से स्टार्ट नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल लिया था, हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो, एक स्टूडेंट ऐसा हो जो बहुत फार फ्लंग एरिया में हो, जिसके पास में कहीं स्कूल भी ना हो, स्कूल भी जिससे कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर हो, तो उसको स्कूल जाने के लिए 7-8 किलोमीटर आना और 7-8 किलोमीटर जाना पड़ता हो पैदल, है ना। तो अब उस बच्चे के लिए, और उस बच्चे में जो सिटी में रह रहा है, जिसको एक अच्छा, बहुत अच्छा जो स्कूल मिला हुआ है, उसके साथ अच्छे सा एक ट्यूशन लगाई हुई है उसके पेरेंट्स ने उसके लिए, अब डिफरेंट होगा ना, डिफरेंस होगा। उस बच्चे को जो जितनी नॉलेज मिल रही होगी, जो सिटी में रह रहा होगा, उतनी नॉलेज उस बच्चे को नहीं मिल रही होगी। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, एक जगह से स्टार्ट नहीं करते हैं, है ना। Some faces disadvantages because of poverty, discrimination, disability, remoteness, or lack of access to services. Equity requires additional support. ठीक, यहाँ समझिएगा, equity requires additional support where it is needed so that everyone has a genuine chance to study, stay healthy, and live with dignity. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जिस इंसान को ज़रूरत है, जैसा मैंने आपको बताया था, जिस अभी हमने जो एग्जांपल की बात की थी स्टूडेंट की, गांव वाले की, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उस स्टूडेंट को, गवर्नमेंट को पता है कि वो जो है कल को compete नहीं कर पाएगा किसके साथ, उस स्टूडेंट के साथ जो सिटी में रह के पढ़ रहा है, क्योंकि उसको अच्छे से अच्छी नॉलेज मिल रही है, अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिल रही है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे तरीका लाना पड़ेगा जिससे वो भी क्या हो, वो स्टूडेंट जो गाँव में रह रहा है वो क्या करे, उसी लेवल पर आ जाए जिस लेवल पर आपका शहर वाला जो स्टूडेंट है वो है। और वो क्या होगा, उसको अच्छी एक रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देना, है ना। रिजर्वेशन दोगे आपको, उसको थोड़ा सा एज मिलेगा, और वो क्या होगा, उसके ऑलमोस्ट बराबर आ जाएगा। तो यहाँ इस जो ये पिक्चर आपको दी है, यहाँ से आपको समझ आता है कि यहाँ पर देखिए इक्विटी से क्या हो रहा है। एक इंसान जो लंबा है, जो ये फर्स्ट वाला इंसान है ना, एक सेकेंड, ये वाला जो इंसान है, ये पहले से यहाँ इसकी हाइट अच्छी है, इसकी हाइट अच्छी है, और इसको क्या किया गया, यहाँ खड़ा किया गया, ठीक है। और ये क्या कर पा रहा है, यहाँ इसको ज़रूरत नहीं है, ये जो मैच पीछे बेस बॉल का मैच चल रहा है, ये इसको यहाँ खड़े होकर सिंपली यहाँ खड़े होकर देख सकता है, क्योंकि इसकी हाइट ठीक है। ये जो फेंसिंग है इससे ज़्यादा इसकी हाइट है। वहीं पर एक ये स्टूडेंट है, एक इंसान ये है, या बच्चा ये है, जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है इससे पहले वाले से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको एक जो है बॉक्स दे दिया गया, इस एक बॉक्स से भी इसकी हाइट ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गई है, और ये देख सकता है यहाँ से, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर तीसरा एक जो बच्चा है, उसकी हाइट जो है वो काफ़ी कम है ना, और इसके लिए इसको 2 बॉक्सेस की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, अकॉर्डिंगली जो है वो फैसिलिटी दे रही है। जैसे फर्स्ट वाले को जो है कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको कुछ नहीं मिला, सेकंड वाले को 1 बॉक्स की ज़रूरत थी, उसको 1 बॉक्स दिया, और थर्ड वाले को 2 बॉक्सेस की ज़रूरत थी, उसको 2 बॉक्सेस दिए। तो अकॉर्डिंगली जो है ना, उसके जो जिसको जितनी ज़रूरत है उसके लेवल पर आने की, उसको उतनी हेल्प की जा रही है।
पर वहाँ पे अगर इक्वालिटी होता तो इक्वालिटी का क्या होता कि इन तीनों को एक एक बॉक्स मिल जाता है ना। और जब इक्वालिटी होता तो तीनों को बॉक्स मिलता, तो उसमें आपको क्या लगता कि कुछ फ़र्क आता? नहीं आता। अब ये तीनों बॉक्स हटा भी दोगे तब भी ये क्या होगा, एक जैसी बात होगी। क्योंकि ये जो है ये तब भी सबसे ऊंचा रहेगा, ये सेकंड नंबर पे रहेगा और ये तीसरे नंबर पे रहेगा, और ये डिसएडवांटेज रहेगा सबसे ज़्यादा, है ना। तो इसलिए जो है इक्विटी ज़्यादा जो है प्रोग्रेसिव मानी जाती है। समझ आ गया बेटा? अब आपको यहाँ पे कभी भी बात करनी हो इक्वालिटी की और इक्विटी की तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। वाई दीज वैल्यूज़ मैटर। ये जो हमने वैल्यूज़ की बात की है ये मैटर क्यों करती हैं? देखो बेटा, समझने की बात है, समझिए। यहाँ पर हमारे को ये देखना पड़ेगा कि दीज वैल्यू मैटर्स बिकॉज लिविंग टुगेदर रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको साथ रहना है ना, सोसाइटी में रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे पे के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपनी सोसाइटी की तरफ, है ना। ऐसा नहीं कि आप गंदगी कर रहे हो, बाकी सब सफाई रखना चाहते हैं और आप अपने हिसाब से जो है कर रहे गंदगी डाल रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हेल्प अस examine real problems such as discrimination, unequal access to services, environmental damage and poverty with sensitivity as well as clear reasoning। तो अब आपको क्या होगी, आपको अंदर सेंसिटिविटी लाएगी, है ना। क्या चीज़? सोशल, ये वैल्यू जो सोशल साइंस हमारे को बताती है, ये क्या करेगी आपके अंदर, ये समझ लाएगी, ये फीलिंग लाएगी कि आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, आपको प्रॉब्लम जो रियल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की उसकी तरफ ध्यान देना है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? जैसे डिस्क्रिमिनेशन है, अनइक्वल जो एक्सेस है सर्विसेज की तरफ, वो ये सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, है ना। और आप क्या करोगे, अपने आप से सवाल करना स्टार्ट करोगे, आप इनके लिए रीजनिंग करना स्टार्ट करोगे कि ऐसी दिक्कत क्यों है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ ही आपको सिखाएंगी। जब ये वैल्यूज़ अगर आपके अंदर नहीं होंगी तो आपको अगर आपको पता भी चल रहा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपके अंदर वैल्यूज़ होंगी तो आपको क्या होगा, आपको अपने आप से रीजनिंग करोगे, उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है। दे ऑल्सो गाइड अस टूवर्ड डिसीजंस दैट आर फेयर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने में भी ये हेल्प करती हैं वैल्यूज़, जो फेयर हो, जो इंक्लूसिव हो, है ना, लोगों को इंक्लूड करके चलें, साथ लेके चलें। सबका साथ सबका विकास इसी के साथ होता है, सब जो हमने नारा सुनते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो इंक्लूसिविटी होती है। सस्टेनेबल हो मतलब कि आप फ्यूचर का जो है सोच का ध्यान रखकर ही अपना जो आज का सोचो, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज सब मतलब जो भी हैं ये सब, ये वैल्यूज़ ही आपको सिखाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज समझ गए ना, कौन से मैंने बताए थे जो प्रेम्बल में आपके लिखे गए हैं, वही चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर आपको सोशल साइंस को क्या करना पड़ेगा, इंडिया के पर्सपेक्टिव से एज एन इंडियन जो है इसको समझना पड़ेगा। सोशल साइंस स्टडीज़ पीपल एंड सोसाइटी। तो क्या करती है, किसको स्टडी करती है सोशल साइंस? वो करती है लोगों को और सोसाइटी को स्टडी, ठीक है, याद रखिएगा। सोशल साइंस किसको स्टडी करती है? लोगों को, खाली सोसाइटी को नहीं, लोगों को और सोसाइटी को। बट सोसाइटी डज नॉट लुक द सेम एवरीवेयर। अब आप सोसाइटी की बात तो कर रहे हो, पर सोसाइटी क्या हर जगह सेम है? नहीं, हर जगह सेम तो नहीं है। कहीं आपकी एक जगह की सोसाइटी अलग हो सकती है और दूसरी जगह की अलग होगी, ठीक है। द क्वेश्चन एक कंट्री आस्क, द प्रॉब्लम इट फेसेस एंड द सोल्यूशन इट चूजेस आर शेप्ड बाय इट्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड द स्टडी ऑफ गवर्नेंस। तो एक कंट्री में जो एक प्रॉब्लम फेस होती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो इश्यूज आते हैं, है ना, और उनके जो सोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, अलग, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। और किसके बेसिस पे होते हैं अलग अलग? उनकी अपनी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनकी इकोनॉमी है, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है ना। एक कंट्री जो अमीर है, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही हो कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो है उनको वीकेंड पे छुट्टी चाहिए हो, है ना। एक डेवलप कंट्री जो होगी जहाँ पर लोगों के जो वर्किंग आवर्स हैं उसका पूरा ध्यान रखती है गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि आप 5 डे वीक वर्किंग होना चाहिए, है ना, 5 डे वीक जो होने चाहिए, 5 डे वीक जो वर्किंग डे होने चाहिए। तो वहाँ पर लोग ये डिमांड कर रहे हो, एक ऐसे इंडस्ट्री हो या फैक्ट्री हो जहाँ पर अभी भी क्या हो रहा हो, 6 डे वीक जो वर्किंग हो रही हो।
तो वहाँ पर वो लोग डिमांड ये कर रहे हो कि 5 डे वीक हो, वहाँ पर इतने लेवल पे चले गए हों, वो लोग डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूँ। वहीं पर एक नॉर्मल कंट्री, गरीब कंट्री, वहाँ पर ये हो रहा हो, प्रोटेस्ट हो रहा हो कि उनको नौकरी तो मिले कम से कम, है ना। तो हर जगह की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और उनके अपने अपने सोल्यूशंस हैं, कहने का मतलब समझ आ गया। दिस इज़ वाई पर्सपेक्टिव मैटर्स, इसलिए जो है पर्सपेक्टिव मैटर करता है। व्हेन वी स्टडी सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया एज इट इज़ व्हेन विद इट्स यूनिक एक्सपीरियंस एंड रियलिटीज़। तो कह रहा है कि इसीलिए पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव मतलब आपको जब अपनी कंट्री के लिए देखना है तो आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा ना। आपको दुनिया की प्रॉब्लम्स की बात अलग होगी, वो हमने देख लिया। अभी हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें, हमें इंडिया के लिए देखना है, तो आपको इंडियन समझ से, इंडिया की सोच के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अभी हमारे के दिमाग में हम लोगों को इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारे को देखना है कि हमारे को क्या ज़रूरत है एज एन इंडियन, या फिर इंडिया के में हम लोगों के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और कौन कौन से उनके सोल्यूशंस है। इंडिया इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज प्लूरल एंड डाइवर्स, बट डाइवर्सिटी इज़ नॉट ओनली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर। तो इंडिया को प्लूरल कंट्री माना जाता है, मतलब मल्टीपल अलग अलग टाइप के लोग हैं, डाइवर्स लोग हैं ना। बट जो डाइवर्सिटी की बात है, इसका मतलब, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप कल्चर की बात कर रहे हो। इट आल्सो शेप्स क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज, पॉलिसीज़, एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, रिप्रेजेंटेशन। बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्स हैं हम लोग, है ना। खाली कल्चर के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से बात नहीं हो रही है, लैंग्वेज पॉलिसीज़ के हिसाब से बात हो रही है, यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज के हिसाब से बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात हो रही है। ये सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में हम लोग के आपस में, हमारे इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है इन मैनी प्लेसेस। हम इन मतलब अभी आपको हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आई हो, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे ना तो हमारे को पूरा ये क्लियर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल अपने माइंड में कोई प्रेशर मत लीजिएगा, लोड मत लीजिएगा। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बात करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि समझ आया या नहीं आया। इन मैनी प्लेसेस पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव साइड बाय साइड, है ना, and share common facilities. In other places, differences can become a reason for prejudice and exclusion. तो कह रहा है कि अब देखिए इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है, इंडिया जैसी कंट्री में क्या हो सकता है कि एक सोसाइटी आप देखते हो जहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर के रह रहे हैं और बड़ी खुशी से रह रहे हैं, है ना। उनमें कोई दिक्कत नहीं आपस में, सब कुछ शाम को निकलते हैं, पार्क में जाते हैं, साथ में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, आंटीज़ जो हैं वो साथ में किट्टीज़ पार्टी कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है वहाँ पे। बट वहीं पर एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर सिमिलर सिचुएशन है, पर वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव चलता है, एक्सक्लूजन चलता है ना। ए ग्राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया therefore involves recognizing diversity while also examine how equality and dignity can be protected in daily life and public services. तो इंडिया जैसी कंट्री में जब आप बात करते हो इन डाइवर्सिटीज़ की, तो हम लोगों को साथ में दिमाग में ये तो चलो ठीक है कि हमारे को डाइवर्सिटी को कौन कौन सी जगह कैसे कैसे डाइवर्सिटी, वो तो ठीक है। बट अब वहाँ पर क्या साथ में हमारे को सोच के चलना है कि वहाँ पर इक्वालिटी भी हो, डिग्निटी भी हो सोसाइटी में, कि मतलब लोगों में जो है इक्वालिटी हो। ऐसा नहीं हो कि अगर कोई अमीर है, गरीब है, तो ऐसा नहीं हो कि या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग वहाँ ज़्यादा हैं तो दूसरे जो रिलीजन है जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं तो उसके साथ भेदभाव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। इंडियन सेकुलरिज्म इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डिस्टिंक्टिव बिकॉज इट फोकसेस ऑन protecting religious freedom while ensuring that the state treats all faith fairly in diverse democracies. मतलब देखिए यहाँ पर इंडिया का जो, जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जब इंडिया की हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इंडिया का सेकुलरिज्म ना काफ़ी डिफरेंट है बाकी सेकुलरिज्म से। बाकी कंट्रीज़ के में जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, क्यों, वो सेकुलरिज्म की जब बात करते हैं वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, रिलीजन को फोकस, रिलीजन पे हमारा फोकस ही नहीं रहेगा, हम रिलीजन को साथ मतलब ध्यान देंगे नहीं। बट इंडिया के यहाँ पे बात होगी कि यहाँ पर क्या होगा कि हम रिलीजन को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, है ना। जो माइनॉरिटीज़ के रिलीजन जो लोग हैं उनके भी प्रोटेक्शन हो, जो मेजॉरिटी हैं उनकी भी प्रोटेक्शन हो, और क्या करें, सबको प्रोटेक्ट भी करें और सबके साथ क्या हो, मतलब सब जो एक जैसा इक्वल जो है, जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो,
है ना, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। दिस बिकम इम्पॉर्टेंट व्हेन वी एग्जामिन क्वेश्चन सच एज माइनॉरिटी राइट्स, पब्लिक ऑर्डर, इक्वालिटी। तो मतलब ओवरऑल अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, तो इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है बेटा कि इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कोई रिलीजन नहीं है तो रिलीजन का कोई वास्ता ही नहीं है। इन्होंने क्या करना है, सब रिलीजन्स को प्रॉपर जो है रिस्पेक्ट देनी है। सब रिलीजन्स जो हैं इक्वली जो रिस्पेक्टेड रहेंगे इंडिया में, उसके साथ ऐसा कोई रिलीजन नहीं होगा पर उसके साथ साथ जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो सब रिलीजन इक्वल रहेंगे। बाकी कंट्रीज़ में सेकुलरिज्म क्या होता है कि उस पर रिलीजन को फोकस वो रखते नहीं है, वो ना प्रोटेक्शन देते हैं ना वो अगेंस्ट होते हैं, रिलीजन इज़ नथिंग फॉर देम। ठीक है, तो आगे बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक लाइफ। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक लाइफ में, तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पब्लिक लाइफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, सेंट्रल है किसके अंडरस्टैंडिंग, किसके अंडरस्टैंड करने में, पब्लिक लाइफ में। बिकॉज इट डिफाइंस द आइडिया ऑफ जस्टिस, liberty, equality, fraternity, and sets out how institutions should function in a democracy। देखिए, मैंने आपको प्रेम्बल की बात की थी ना, ये होता है प्रेम्बल। ठीक है, ये होता है प्रेम्बल। क्या लिखा है इसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया वी हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक and political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity and assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopted, enacted and give to ourselves this constitution। तो ये क्या था, ये था प्रियम्बल। ठीक है बेटा, इसको हमने पूरा रटा हुआ था। तो आगे बात करते हैं हम कि यहाँ पर प्रियम्बल जो हमारे को जो वैल्यूज़ दे रहा है ना, वही वैल्यूज़ की बात आ गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग पब्लिक लाइफ बिकॉज इट डिफाइन द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड सेट हाउ इंस्टीट्यूशन शुड फंक्शन इन अ डेमोक्रेसी। कैसे जो है एक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेमोक्रेसी में काम करेंगे। यानी इंस्टीट्यूशन मतलब हमारे जो पार्लियामेंट हो गया, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, हमारे जो कोर्ट्स होंगे, कैसे डेमोक्रेसी में काम करेंगे। दीज वैल्यूज़ आर नॉट ओनली फॉर कोर्ट्स एंड पार्लियामेंट। तो खाली जो कोर्ट्स और पार्लियामेंट की बात नहीं कर रही है, दे गाइडिंग बाकी इंस्टीट्यूशंस की भी बात हो रही है। दे गाइड्स हाउ वी थिंक do about discrimination, unequal access to resources and the responsibilities of government। ठीक है, an Indian perspective also stresses scientific temper। ठीक है, an Indian perspective also stresses scientific temper and spirit of inquiry when we examine social issues। This means we should question rumors, stereotypes and single story explanation and instead look for evidence and multiple causes। The fundamental duties includes developing scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reforms which support this approach। देखिए, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस पूरे पैराग्राफ में कि हमें क्या, इंडियन के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा साइंटिफिक टेम्पर को, है ना। हमें साइंटिफिक होके थोड़ा अपने माइंड को साइंटिफिक रख कर, है ना, साइंस के बेसिस पे, बिल्कुल वैसे सुपरस्टिशियस नहीं बनना है। साइंटिफिक होकर क्या करना पड़ेगा, मतलब हमारे को एक साइड से पकड़ना पड़ेगा साइंटिफिक टेम्पर और दूसरी साइड से पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी को, है ना, धार्मिक नेक्स्ट को। और फिर क्या करना पड़ेगा, जो हमारे समाज के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ना तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होना है और ना बिल्कुल वो होना है जिसको आप क्या बोलते हो अपनी लाइफ में, आप वहमी बोलते हो ना, वो ना आपको वहमी होना है पूरा प्रॉपर और ना आपको क्या होना है बिल्कुल साइंटिफिक, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आपको दोनों को साथ लेके चलना है और क्या करना है, आपको आपके जो सोसाइटी है उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। ठीक है, आपके अपनी सोसाइटी की इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। उसके बाद कहता है दिस मीन्स वी शुड क्वेश्चन र्यूमर्स। तो इसका मतलब हमारे को ये हुआ यहाँ पे, देखो यार, ओवरऑल मतलब इसका क्या हुआ, ओवरऑल ये मतलब हुआ आपको ना स्टीरियोटाइप नहीं बनना है, आपको र्यूमर्स पे भरोसा नहीं करना है ना। अगर बोल दिया किसी ने कि बिल्ली रास्ता काट गया, अब वहाँ से नहीं जाना है, तो आपको बस इस पर फोकस नहीं करना कि किसी ने बोल दिया है तो हमें नहीं जाना। हमारे को क्या करना है,
साइंटिफिक टेम्पर लाना है अपने अंदर, हमारे को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमारे को सोचना पड़ेगा कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे कैसे लोग बोलते हैं कि इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इससे इम्पैक्ट कोई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना, या कि इसका कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ें हमारे को क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर तो एंड ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म विच सपोर्ट दिस अप्रोच। तो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कुछ जो हमारी को प्रमोट करती हैं हम लोगों में, कि हम लोगों में क्या होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमनिज्म होना चाहिए। यही चीज़ इस चीज़ को जस्टिफाई करती है जो हमने बात की है। इतना इंपॉर्टेंट पहरा नहीं है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँ। देखिए आगे, द पास्ट एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं अपने पास्ट की और मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया की, इसमें हम देखते हैं क्या होता है। इस वाले पहरे में बेटा हमारे क्या होगा, द पास्ट एंड मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया में क्या देखते हैं हम, टू अंडरस्टैंड इंडिया टुडे वी नीड, है ना, टू अंडरस्टैंड इंडिया टुडे, एक सेकंड बेटा, टू अंडरस्टैंड इंडिया टुडे वी नीड, क्या नीड है, हमें क्या समझना पड़ेगा अगर आज हमारे को इंडिया को देखना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट टू अंडरस्टैंड, हाउ द पास्ट शेप्ड प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन एंड आइडेंटिटीज, कॉलोनियल रूल इन्फ्लुएंस्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो देखो यहाँ पर क्या हमारे को बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे हमारा पास्ट जो था ना, उससे हमारा जो आज है वो इम्पेक्ट हुआ है। जब हम बात करते हैं कॉलोनियल टाइम की, जब हम बात करते हैं ब्रिटिश एरा की, तो वहाँ उस टाइम क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था, है ना, उससे कैसे हमारा आज का सिस्टम इम्पेक्ट हुआ है, कैसे हुआ है, एजुकेशन था उस टाइम, उससे कैसे हमारा आज का हुआ, ट्रांसपोर्ट था उससे कैसे हुआ, इंडस्ट्रीज, इन सब से कैसे हुआ। द फ्रीडम स्ट्रगल शेप इंडिया आइडियाज़ ऑफ राइट, जस्टिस एंड सिटीजनशिप एंड हेल्प क्रिएट अ कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो कहता है कि देखो वही चीज़ यहाँ पे ज़्यादा क्या डीपली जाना, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दूँ कि हमारे पास्ट में हम लोगों ने काफ़ी कष्ट देखे, हमने काफ़ी दुख देखे, हमने राइट्स नहीं थी, हमें आज़ादी नहीं थी, हमारे लिए इक्वल राइट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था हम लोगों के लिए। तो उस वजह से हमारे अंदर नए आइडियाज़ आए, हमारी डेमोक्रेसी का जो हमारे लिए आइडिया था हमारे दिमाग में, हम लोगों के वो डेवलप हुआ, और बाकी राइट्स की बात स्टार्ट हुई, सिटीजनशिप की बात स्टार्ट हुई। तो ये सब चीज़ें क्यों आई, क्योंकि हमारा पास्ट इससे इम्पेक्टेड था, हम लोगों ने ये जो थी प्रताड़ना वो देखी थी, फील की थी, है ना, सही थी, ये दुख देखा था, उसकी वजह से हम लोगों को समझ आया कि अब हमारे लिए देखो, आप अपने आप ना जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसको सोल्यूशन की तरफ भागते हो, तो वो उस टाइम हम लोगों के लिए वो प्रॉब्लम्स थी, उसका सोल्यूशन की तरफ आप गए और सोल्यूशन आपने ढूंढे। फिर आगे देखते हैं गवर्नेंस फॉर द विलेज ऑफ टू द नेशन। तो जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की फ्रॉम द विलेज टू नेशन, इसका मतलब क्या होता है, एक सेकंड बेटा, तो पहले देखने तो इसमें पूरा कितना बचा है, बस एक यही पेज बचा है। देखो, गवर्नेंस फ्रॉम द विलेज टू नेशन। तो इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसी डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, विद सेवरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस इन इंडिया मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीजंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड एट डिफरेंट लेवल एंड हाउ पीपल पार्टिसिपेट एज सिटीजन। तो अगर इंडिया में गवर्नेंस को आपको समझना है तो क्या समझना पड़ेगा कि कैसे डिसीजंस को लिया जाता है अलग अलग लेवल पे, और कैसे जो होता है एक सेकंड, कैसे जो होता है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहले तो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं कि कौन सा काम करना है, और फिर वो काम जो है कैसे अलग अलग लेवल पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, यानी कि स्टेट के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे और लोकल लेवल पे कैसे किए जाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स डिसीजन मेकिंग क्लोजर टू द पीपल डेली नीड्स सच एज ड्रिंकिंग वाटर। ये देखिए, तो जब हमारे 1992 में क्या हुआ था, 1992 में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था, 72nd और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई थी, जिसके थ्रू क्या हुआ था, पंचायती राज सिस्टम और एंड म्यूनसिपलिटीज़ और अर्बन रूल सिस्टम, है ना, अर्बन, जिसमें म्यूनसिपलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कहते हैं कि इसमें इसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक बहुत ज़्यादा रिफॉर्म आया। कैसे, अब लोग जो थे इससे जब म्यूनसिपलिटीज़ की बात करते हैं, जो लोग वो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली बिल्कुल रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके जुड़ जाते हैं ना। एक गांव में जब आप जाओगे, म्यूनसिपलिटीज़ देखो, सॉरी पंचायत देखोगे, वहाँ पे क्या होगा, जो सरपंच होगा ना, बड़े बड़े जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके साथ ही जो वहाँ के सिटीजन्स होंगे बैठ के ताश खेल रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि लोग जो होते हैं आपस में ग्राउंड लेवल पे जुड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताते हैं, पंच को बताते हैं, सरपंच को बताते हैं। बिल्कुल
ग्राउंड लेवल पे जाके एक लोग काम करते हैं, इसलिए पंचायत जो हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड की। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड्स की, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचर शेप्स लाइवलीहुड इन पावरफुल वेज इन इंडिया। तो नेचर जो है हमारे यहाँ पर लाइवलीहुड को, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको बड़े सही तरीके से इंडिया में जो है वो इम्पेक्ट करता है। कैसे? मानसून इन्फ्लुएंसेस एग्रीकल्चर, रिवर स्पोर्ट, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट, और इसके बाद क्या करता है फॉरेस्ट स्पोर्ट, बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड लोकल इन्वायरमेंट। कैसे इन्वायरमेंट और लाइवलीहुड कैसे आपस में रिलेटेड हैं? देखो, मानसून की जब आप बात करते हो तो वो उससे किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? एग्रीकल्चर पे। तो मानसून किसके साथ इम्पैक्ट रिलेटेड हुआ? वो हुआ इन्वायरमेंट के साथ। और एग्रीकल्चर किसके साथ हुआ? हमारी लाइवलीहुड के साथ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, हमारी खाने पीने का सिस्टम है ना एग्रीकल्चर में। तो अगर मानसून अच्छा होगा तो उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा होगा इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड लाइवलीहुड, है ना। वैसे ही रिवर जो किसको सपोर्ट करता है? रिवर क्या होगा? एनवायरनमेंट। सपोर्ट किसको करेगा? इरिगेशन को करेगा और ट्रांसपोर्ट को करेगा। होती है ना, फेरीज वगैरह चलती है, बोट्स चलती हैं, इरिगेशन होता है, वो किसके साथ? रिवर के साथ। फॉरेस्ट कैसे करेगा सपोर्ट? बायोडाइवर्सिटी को करेगा, हमारे लोकल इकॉनमी को करेगा। फॉरेस्ट से हमारे लोग काफ़ी अपने इकॉनमिक जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। जो यहाँ से हमारे को पता चल रहा है कि कैसे इन्वायरमेंट जो है लाइवलीहुड पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक लाइफ और डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कैसे जो ये हैं आपस में लिंक्ड हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ शेप्स डेली लाइफ चॉइसेस बिकॉज लाइवलीहुड इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट अफेक्ट्स व्हाट वी कैन अफोर्ड एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ वी कैन एक्सेस। मतलब हुआ यहाँ पर ये कि इकोनॉमिक लाइफ जो होती है ना, वो ये डिसाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में क्या डिसीज़न लेने वाले हो, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, एक एग्जांपल दे के बताऊं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर एक फैमिली है, उसने एक कार लेनी है। वो कार कौन कौन सी ले सकती है? 50 लाख की भी ले सकती है, 20 लाख की भी ले सकती है और 5 लाख की भी ले सकती है। तो वो डिसीज़न कैसे लेगी कि कौन सी कार लेनी है? जैसी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, यानी कि जैसी उनकी इकोनॉमिक लाइफ होगी, है ना। तो यही इकोनॉमिक लाइफ जो है ये डिसाइड करती है कि हम अपनी लाइफ में जो डिसीजंस हैं, जो चॉइसेस हैं, वो कैसे लेते हैं, ठीक है। आगे बताता है कि वर्क इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फिशिंग टू क्रॉफ्ट्स, factories, constructions, transport, retails and services, with many people depending on seasonal or informal jobs and अनसर्टेन इनकम्स। तो यहाँ ये बता रहा है कि इंडिया में जो लोगों का रोज़गार है वो अलग अलग टाइप का है ना। कुछ लोग जो है दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो सीजनल है, यानी कि जो सर्दियों का काम है गर्मियों में नहीं होगा और गर्मियों का जो काम है सर्दियों में नहीं होगा, है ना। तो इन सब तरीक़ों से वो अपनी जो है इकोनॉमिक लाइफ जो है चला रहे हैं। आगे बताता है कि डेवलपमेंट कैन इम्प्रूव रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल एक्सेस, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट, बट its benefits are not shared equally across the regions and social groups। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, डेवलपमेंट तो हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो ये बता रहा है कि डेवलपमेंट से क्या होगा? आपकी अच्छी अच्छी रोड्स बनेंगी, आपको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपको डिजिटल एक्सेस मिलेगा, अच्छा इंटरनेट मिलेगा, हेल्थ केयर अच्छी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, सब होगा, ठीक है। बट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है एक सिटी है जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, बट उसी सिटी के साथ में एक गाँव होगा, एक विलेज होगा, जहाँ पर क्या होगा, ये सब फैसिलिटी, इन सब चीज़ों का फ़ायदा है नहीं पहुँच रहा होगा, है ना। तो मतलब प्रॉपरली एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर लो, या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप हो लोगों का, सोशल ग्रुप हो, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा हो। तो ऐसा भी जो इशू है अभी इंडिया में फेस हो रहा है, ठीक है। एंड इंडियन पर्सपेक्टिव देयरफॉर आस्क हु गेन्स, हु रिमेन्स एक्सक्लूडेड एंड हाउ प्राइजेस, वेजेस एंड पब्लिक सर्विसेज इन्फ्लुएंस मोबिलिटी। देखिए, यहाँ पे ये बता रहा है कि तभी अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि किसको क्या मिला। आपको ये एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है ना, किससे क्या छूट रहा है, किससे क्या छीना जा रहा है। अब कई बार क्या होता है, कुछ जगह पे फॉर एग्जांपल आपको डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लैंड हो सकता है किसी पर्टिकुलर फार्मर की हो, जहाँ पर वो क्या करता हो, एग्रीकल्चर करता हो। तो उस डेवलपमेंट के लिए उस इंसान से वो छीना जाता है ना। तो अब डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए वो छीना जा रहा है, ठीक है, आप एक पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं कि वो सही है, बट अगर आप उस फार्मर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो तो सही नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको एज अ सोशल स्टडी स्टूडेंट ये देखना पड़ेगा कि इससे क्या मिल रहा है, किसी को
क्या बेनिफिट हो रहा है, किससे किसको क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। माइग्रेशन फॉर वर्क आल्सो शोज़ these links as it can rise income while putting pressure on housing, water, transport and public services। देखिए, माइग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब बेटा यहाँ पर ये होता है, फॉर एग्जांपल आप एक गांव में रहते हो, है ना, एक विलेज में रहते हो। एक सेकंड यहाँ साइड पे मैं बना के बताता हूँ। एक विलेज में रहते हो, वहाँ पर आपके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ना के बराबर हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से आपको पता चलता है कि कोई सिटी है, वहाँ पर एक अच्छी इंडस्ट्री लगी है, ठीक है, और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो आप क्या करोगे, अपना गाँव को छोड़ के आप क्या करोगे, जाओगे उस सिटी में जहाँ पर इंडस्ट्री लगी है। तो इसको बोलेंगे माइग्रेशन फॉर वर्क। ठीक है, माइग्रेशन फॉर वर्क। ठीक है, मतलब कि आप अपने रोज़गार के लिए, है ना, अपने रोज़गार के लिए क्या कर रहे हो, अपने गांव को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के आप दूसरी जगह जा रहे हो। तो अब देखो, जब ये चीज़ होगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है, आप वहाँ जाओगे, आपको जॉब मिलेगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी इनकम। ठीक है, बट इनकम के इंक्रीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमिक लाइफ जो होगी वो बेटर हो जाएगी। इससे कुछ प्रेशर भी आएंगे। वो प्रेशर वो आप पर भी होंगे और वो प्रेशर उस सिटी पर भी होगा जहाँ पर आप गए हो। आप पर कैसे होंगे, इंडिविजुअल पर कैसे होंगे? देखो, अब आप वहाँ गए हो, आप कहीं ना कहीं तो घर लोगे, रेंट पर लोगे, घर छोटा सा एक कमरे का सेट लोगे, 2 लोगे, जैसा भी करोगे, एक वहाँ पर आपको रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, है ना, पानी का बिल देना पड़ेगा, और 10 खर्चे होंगे। तो वो आप पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, सिटी पर कैसे इम्पेक्ट पड़ेगा, उस पर कैसे प्रेशर पड़ेगा? अब आप अकेले तो आए नहीं होगे, वहाँ पर काम करने के लिए और भी बहुत सारे लोग आए होंगे। तो अब क्या होगा, उस सिटी में फॉर एग्जांपल वहाँ की कैपेसिटी थी 100 लोगों को अपने अंदर अकोमोडेट करने की, और वहाँ पर लोग अब हो गए हैं 150। ठीक है, लोग हो गए हैं 150। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस सिटी पर प्रेशर आ जाएगा कि अपने रिसोर्सेज को कैसे जो है लोगों के साथ शेयर किया जाए, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई जा रही है। आगे देखते हैं क्या बता रहा है। आगे बोलता है, एन इंडियन पर्सपेक्टिव एनकरेजेस अस टू कनेक्ट डिसिप्लिन्स रैदर देन कीपिंग देम सेपरेट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जब आप एज एन इंडियन सोचते हो या इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तो आपको ये समझ आता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। जो भी डिसिप्लिन्स हमने डिस्कस किए थे ना अभी तक, कौन कौन से, ज्योग्राफी की बात की थी हमने, सिविक्स की बात की थी हमने, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की बात की थी, इन सबको आपको इंटरकनेक्ट करके, है ना, सेपरेट करके आप नहीं अपनी इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। आपको इकट्ठा करके, इंटरकनेक्ट करके ही इनको जो है अपने जो भी आपके इश्यूज इंडिया में आ रहे हैं, इनको आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे? ए सिंगल इशू सच एज माइग्रेशन, ड्रॉट, अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन ओवरक्राउडिंग इन्वॉल्व्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एट द सेम टाइम। तो अब आपको बता रहा है कि अगर जैसे आप कोई भी एक प्रॉब्लम की बात कर लो, फॉर एग्जांपल माइग्रेशन की बात कर लो, आप ड्रॉट की बात कर लो, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, तो वो किसी एक इशू की वजह से नहीं होती है, एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती, उसका रीज़न एक नहीं होगा, उसके मल्टीपल रीजंस होंगे, है ना। और वो मल्टीपल रीजंस तो होंगे, वो इन्हीं मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं या सिविक्स की बात करते हैं, वो इश्यूज़ इन सब से रिलेटेड होंगे। इसलिए हम लोगों को इन चारों सब्जेक्ट्स को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो हैं इंडिया की प्रॉब्लम को, ये जो सोशल इश्यूज़ हैं, इनको हम सॉल्व कर पाएँ। इट आल्सो encourages us to judge choices using constitutional values, respect for diversity, inclusivity, sustainability and equity। तो ये हमको ये भी सिखाता है, हमको इस चीज़ के लिए भी encourage करता है कि हम क्या करें, चॉइसेस अपनी इस हिसाब से बनाएं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं, जिनमें हमने पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिटी है, इंक्लूसिविटी है, सस्टेनेबिलिटी है, इक्विटी है, फ्रेटर्निटी है, ये सब जो वैल्यूज़ हैं, ये भी क्या हों, जस्टिफाई होती रहें। हम इनको भी जो साथ साथ लेके चलते रहें और अपनी जो है समाज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते रहें। ठीक है, इन दिस वे द सब्जेक्ट बिकम्स अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग और ऑन लाइव्स एंड आवर कंट्री। इस वजह से जो ये सब्जेक्ट है, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं, ये क्या करता है, हमको ये समझाने में हेल्प करता है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड फॉर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ थिंकिंग केयरफुल, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली अबाउट सोसाइटी एंड पब्लिक डिसीजंस। और अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कैसे अच्छे से अच्छा डिसीज़न हम ले सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। इन केस कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जल्दी से जल्दी आपके इस डाउट को रिज़ॉल्व करूँ। तो बस अब यही बोल के चलता हूँ बेटा, और लास्ट में भी ये बोलूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। चलो टेक केयर बेटा, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते रहो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।